हेलो एवरीवन। आज जो है हम यूपीएससी पीटी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, आईआर एंड मैपिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसमें लगभग हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आजकल, और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, 7 से 8 तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये टॉपिक जो है बहुत ही ईजी है, लेकिन इसको कवर करना अपने आप में बहुत कठिन है। ठीक है ना, इसका मटेरियल जनरली मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है, हमको मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ये टॉपिक कवर होता है। इसलिए ये जो है मैंने लेक्चर अपलोड किया है ये वाला। तो जितने भी साल भर प्लेसेस जो चर्चे में रहे, न्यूज़ में रहे, जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उससे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ उसी में प्रोवाइड हो जाएगी आपको। ठीक है ना, और इस टॉपिक में सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर बेस्ड, सारे मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर बेस्ड ही रहेंगे, कि हाल ही में जो घटनाक्रम हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2024 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, साहिल क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्थ सी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्थ सी की बाउंड्री किन किन कंट्री से लगती है। देखेंगे हम ही लास्ट में, हम इन सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे। मैं आपको खाली अभी ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, लो बर्थ रेट्स के कारण, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये सब सिचुएशन है। ठीक है ना, ये इटली और जापान और साउथ कोरिया की बातें चल रही हैं। और कुछ देश हैं जो खबरों में क्यों आए थे, जैसे कि अर्जेंटीना हुआ, सूडान हुआ, टर्की हुआ, इनके बारे में पूछा गया है, वेनेजुएला के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सबसे बड़ा तेल भंडार है, आर्थिक संकट में तेज़ी से उबर लिया है हाल ही में, तो ये देखेंगे कि उभरा है कि नहीं उभरा है। ठीक है ना, और एक और क्वेश्चन था ये, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, इसके ऊपर क्वेश्चन था। ये ब्राज़ाविली डिक्लेरेशन हुआ था 2018 में, तो पिछले साल भी चर्चे में था ये, तो कॉन्गो बेसिन है इसका आंसर, ये देखेंगे हम। और 2023 में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए कॉन्गो से ही रिलेटेड, जैसे कि कोबाल्ट के बारे में पूछा गया कि कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो कॉन्गो में ही मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कॉन्गो बेसिन का पार्ट इनमें से क्या है। तो ये सब देखेंगे, पूरा मैपिंग कर लेंगे, लास्ट में हम ये क्वेश्चन करेंगे। और इथोपिया अकेले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इथोपिया का मैप देखेंगे तो ये इनके प्रोविंस हैं। तो टिग्रे अम्हारा रीजन जो है ये विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। अफर है, दिरे दवा है, ओरोमिया है, तो इनसे सबसे क्वेश्चन पूछ लिया गया और रिपीट भी हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखेंगे हम, अम्हारा जो है ये है, ओरोमियो है, ठीक है ना, ये टिग्रे रीजन है, और साथ में उनको जोड़ दिया जाता है जो मतलब मल्टीपल कंट्री हैं, उनके जो भी शहर चर्चे में रहे या फिर जो भी एरिया चर्चे में रहे उनको जोड़ के ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि एनातोलिया हुआ, टर्की का पार्ट है, एशिया वाला है। टर्की के 2 पार्ट हैं, एक यूरोप में है और एक एशिया में है। यूरोप वाले को इस्तांबुल बोला जाता है और हमारे एशिया वाले को एनातोलिया कहा जाता है। इथोपिया हमारा अभी देखे हमने, ये हमारा रीजन जो है इथोपिया का है। कैबो डेलगाडो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी अभी भी न्यूज़ में है। कैबो डेलगाडो ये ध्यान रखना है हमको कि ये मोजाम्बिक में भी है, मोजाम्बिक में ही है, स्पेन में नहीं है, ध्यान रखना। कैटलोनिया जो है ये स्पेन में है, इटली में नहीं है। ये 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। और 2018 का क्वेश्चन देखिए ये वाला, तो कैटलोनिया इसमें भी पूछा गया था, मतलब रिपीट भी होते हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, कैटलोनिया स्पेन में, क्रीमिया हमको मालूम है यूक्रेन में, मिंडानाओ ये फिलीपींस का आइलैंड है। ठीक है ना, तो 1 और 3 सही है। ओरोमिया जो तो अभी देखे हमने ये इथोपिया में है। ठीक है ना, 1 और 3 इसमें सही है। और डॉनबास रीजन ये 2023 का क्वेश्चन है। डॉनबास रीजन जो है ये सीरिया में नहीं, यूक्रेन में है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया वॉर चल रहा था, तो डॉनबास जो है बहुत उस समय फेमस था, न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। काचिन जो है, जो मतलब म्यांमार में जब तख्ता पलट हुआ था 2022-23 में,
तो काचिन उस समय न्यूज़ में था। तो म्यांमार का है ये, इथोपिया का नहीं है। टिग्रे रीजन इथोपिया का है, यमन का नहीं है। तो ये पूरे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए जो है ये टॉपिक बहुत इजी है, डायरेक्ट पूछा जाता है इनसे, ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं पूछे जाते हैं। बस कोई जो प्लेस है वो क्यों चर्चे में रहा, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमको ये तैयार कर लेना है इनको। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक हम तैयार करेंगे जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। सबसे पहले डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा, जैसे लिप्टाको गोरुमा रीजन है, साहेल रीजन है, इथोपिया है, एस्किबो रीजन है, नागोर्नो काराबाग। ठीक है, अब मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया दोनों एक ही हैं, मिडिल ईस्ट बोल दिया जाए या फिर वेस्ट एशिया बोल जाए। इसमें अभी आपने सीरिया में युद्ध सुना होगा कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, ये इन्होंने सीरिया छोड़ के ये रसिया भाग गए। ठीक है, और वहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति है। इज़राइल एंड हमास का बहुत दिनों से चल रहा है, और इसमें क्या क्या न्यूज़ में रहे, जैसे कि गाज़ा स्ट्रिप हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, जेरूशलम हो गया, सिनाई पेनिनसुला, रफ़ा क्रॉसिंग, ये सब देखेंगे हम। फिर लेबनान का मुद्दा हो गया, लेबनान में क्या क्या न्यूज़ में रहा ये, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि अभी वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का, ये बहुत न्यूज़ में आ गया है हाल ही में। आपने अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते होगे तो अभी वखान कॉरिडोर के बारे में हर 2-3 दिन में आ ही जाता है। नुसंतारा इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल बनी है, किस आइलैंड में है ये ध्यान रखना है, वो हम देखेंगे। ईरान है न्यूज़ में, यूक्रेन है। आर्कटिक ओशियन, अभी आपको मालूम होगा कि आर्कटिक ओशियन की जो बर्फ़ पिघल रही है, तो इसमें बहुत सारी पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं, साथ में कुछ आर्थिक हित भी है। अगर बर्फ़ पिघलता है आर्कटिक का, तो पर्यावरणीय चिंताओं के साथ साथ कुछ आर्थिक हित भी हैं, वो देखेंगे हम। और बर्फ़ पिघलने के कारण क्या हो रहा है, एक पोर्ट बहुत चर्चे में आ गया है, ये मरमंस्क पोर्ट जो कि रसिया का है। ठीक है, अभी ये भी देखेंगे। और बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ अभी। श्रीलंका में आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर में जाके घुस गए थे लोग, वहाँ पर भी मतलब तख्ता पलट जैसी स्थिति हुई थी। सूडान में पिछले साल बहुत न्यूज़ में था, पूछा भी गया था सूडान से क्वेश्चन 2024 में। और कुछ आइलैंड जो है न्यूज़ में रहे, जैसे कि सेंट मार्टिन आइलैंड। जब आपने बांग्लादेश का तख्ता पलट पढ़ा होगा तो इस आइलैंड को ज़रूर पढ़ा होगा आपने। ये मतलब कंट्रोवर्सी चल रही थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड के ही कारण जो है शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है। और ऑर्कने आइलैंड स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड में है, इसकी लोकेशन भी देखेंगे। बोर्नियो आइलैंड के बारे में देखेंगे। स्वालबर्ड आइलैंड जो कि नॉर्वे में है, आर्कटिक रीजन में ही है ये भी। चागोस आर्किपेलागो, अभी हाल ही में न्यूज़ चल रही है कि यूके ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो मॉरिशस को चागोस आर्किपेलागो जो है वो सौंप देगा। आर्किपेलागो मतलब होता है आइलैंड ऑफ ग्रुप, ग्रुप का ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है ना, चैगोस आर्किपेलागो, आर्किपेलागो का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, तो यूके ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो मॉरिशस को चागोस आर्किपेलागो सौंप देगा। अभी घोषणा की है, अभी सौंपा नहीं है। कैनारी आइलैंड जो कि स्पेन का पार्ट है, ये देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे। कच्चातीवू आइलैंड पिछले साल भर चर्चे में रहा, जो कि पाक बे में है, श्रीलंका है। और गैलापागोस आइलैंड, इसके बारे में देखेंगे, ये भी बहुत न्यूज़ में सुना होगा आपने। इक्वाडोर। और कुछ सी हैं ये इंपॉर्टेंट सी, जिनसे हर 1-2 साल में रिपीट हो ही जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या, आर्कटिक ओशियन। तो इसमें सबसे पहले आपको ना कुछ एनवायरनमेंट की टर्म है वो ध्यान रखनी है। एक है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ठीक है ना, इसको हम एनवायरनमेंट में डिटेल में देखेंगे। बस आप इतना समझ जाइए कि मतलब टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, और बाकी क्षेत्रों में जितना प्रभाव पड़ रहा है उससे ज़्यादा प्रभाव जो है आर्कटिक ओशन में देखा जा रहा है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन उसी को बोला जाता है कि टेम्परेचर जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ पर बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। ठीक है, और एल्बिडो सुना होगा आपने, जियोग्राफी टर्म है ये हम एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से देखेंगे इनको। तो एल्बिडो का कम हो रहा है आर्कटिक रीजन का। अगर एल्बिडो कम होगा तो अवशोषण ज़्यादा होता है सनलाइट का। सनलाइट का जब अवशोषण ज़्यादा होगा तो फिर बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगी। तो वही है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, उसी को बोला जाता है। और अच्छे से हम एनवायरनमेंट में देखेंगे। तो हुआ क्या था कि 1996 के आसपास एक ट्रीटी साइन की गई,
1996 में एक ओटावा डिक्लेरेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ओटावा डिक्लेरेशन। ठीक है, ओटावा डिक्लेरेशन में क्या हुआ था, आर्कटिक काउंसिल बनी थी। ये किसके लिए था कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखिएगा, प्रमोटिंग कोऑपरेशन इन द आर्कटिक, आर्कटिक रीजन में कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसमें कितने कंट्री हैं, इसमें टोटल 8 मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। अभी देखेंगे हम 8 मेंबर को। आर्कटिक ओशियन से जो बाउंड्री शेयर करते हैं, जो कंट्री, 8 टोटल कंट्री जो है बाउंड्री शेयर करती हैं, उन्हीं से मिला के आर्कटिक काउंसिल बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि आर्कटिक ओशियन है तो इससे क्या क्या कर रहा है, ये जो यूएसए अलास्का रीजन है यूएसए का, एक ये बाउंड्री शेयर करता है, एक कनाडा वाला रीजन है, एक ग्रीनलैंड वाला रीजन है जो कि डेनमार्क का पार्ट है, तो डेनमार्क हो गया, इसमें एक 3 मेंबर हो गए ये, एक है आइसलैंड चौथा, फिर ये 3 कंट्री जो हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और एक रसिया, ये टोटल 8 कंट्री है। कौन कौन सा हो गया, एक और बार देख लेते हैं, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रसिया। तो आर्कटिक काउंसिल में ये 8 मेंबर हैं जो कि आर्कटिक ओशियन से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, और आर्कटिक काउंसिल कब बना, 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के तहत बना है, कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इस रीजन में ये है। इसके बाद हमको क्या ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि आर्कटिक ओशियन में कौन कौन से सीज हैं इसमें, जैसे कि बेरेंट सी है, याद रखिएगा, लैप्टेव सी है, कारा सी है, ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सी, प्यूफोर्ड सी। ये हमको एक बार पढ़ बस लेना है कि ये सब क्या है, आर्कटिक ओशियन में है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ आइलैंड है जो हमको ध्यान रखने, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉलबर्ड आइलैंड। ठीक है, सॉलबर्ड आइलैंड ये क्यों न्यूज़ में रहता है, आपने सॉलबर्ड आइलैंड के बारे में सुना होगा, आपने ग्लोबल सीड वॉल्ट के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये मैं इधर बता देता हूँ आपको, ये रहा सॉलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। इसमें क्या किया जा रहा है कि वर्ल्ड के बहुत सारे क्षेत्रों से हमने क्या है, बहुत सारे बीजों को इकट्ठा किया है, सीड को इकट्ठा करके हमने यहाँ पर स्टोर करके रखा है, ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम आए तो इन जो सीड को है फिर से पुनर्जन्म उन पौधों का, उन पेड़ पौधों का हो सके। ठीक है, पुनर्जनन के लिए कभी मतलब आपदा आई, हो सकता है कुछ पेड़ जो है अपने अस्तित्व को ही खो दें, उसके लिए बनाया गया है सॉलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जीन बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, ये नॉर्वे में है, याद रखिएगा, ये आइलैंड ध्यान रखिएगा, सॉलबर्ड आइलैंड नॉर्वे का। और यहीं पर लॉन्गरबीन है, लॉन्गरबीन में क्या है, हमारा एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री स्टेशन, ये ध्यान रखिएगा। हिमाद्री कहाँ पर है, आर्कटिक ओशियन में। बाकी के 3 जो है, 3 रिसर्च स्टेशन हमारे कहाँ हैं, अंटार्कटिका में है, उसमें से एक तो बंदी हो गया है, डूब गया है वो, बाकी आर्कटिक ओशियन में अभी ध्यान रखिए कि हिमाद्री जो है लॉन्गरबीन में है, सॉलबर्ड आइलैंड में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। साथ में क्या है, आर्कटिक ओशियन की जब बर्फ़ पिघलेगी तो आपको मालूम है कि जब बर्फ़ पिघलेगा तो समुद्री जल स्तर इससे बढ़ जाएगा, हो सकता है हमारा मानसून का पैटर्न भी ख़राब हो जाए। ठीक है, और जैव विविधता का ह्रास होगा। साथ में जो है आर्कटिक ओशियन की जो बर्फ़ में पीटलैंड है, ठीक है, वहाँ बहुत सारी जो है ग्रीन हाउस गैसेस दबी हुई हैं अभी, जब वो रिलीज़ होंगी तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो ये भी पर्यावरणीय चिंता है ग्रीन हाउस गैस के रिलीज़ होने का। और वहीं कुछ क्या कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जब बर्फ़ पिघलेगी तो कुछ आर्थिक हित भी जुड़े हैं, जैसे कि बर्फ़ पिघलेगा तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी अच्छी होगी, साथ में वहाँ पर हाइड्रोकार्बन और खनिज के भंडार हैं जिनका खनन उत्खनन होगा। तो इसलिए सभी लोगों के जो इंटरेस्ट है आर्कटिक ओशियन में अभी है, तो बहुत देशों ने मिलके यहाँ पर कोऑपरेशन किया है, सभी लोगों ने अपनी अपनी पॉलिसी जारी की है कि वो आर्कटिक ओशियन के लिए क्या करने वाले हैं। तो इंडिया के हित भी यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इंडिया ने जो है 2022 में अपनी पॉलिसी जारी की है, इंडिया आर्कटिक पॉलिसी। इसके जो है 6 पिलर्स हैं, आपको केवल एक बार पढ़ लेना है, बस ज़्यादा इनको याद नहीं करना है, बस ये देखना है कि आर्कटिक के लिए भी पॉलिसी इंडिया ने जारी कर दी है।
तो इसमें साइंस एंड रिसर्च की बात की गई है, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात की गई है, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है इसमें। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है। तो आर्कटिक क्वेश्चन में क्या क्या याद करना है कि कौन सी 8 कंट्री हैं जो आर्कटिक क्वेश्चन से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि यूएसए हो गया, यूएसए का अलास्का वाला रीजन, कनाडा हो गया, डेनमार्क हो गया, ठीक है ना, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रसिया। और स्वालबर्ड आइलैंड को जरूर ध्यान रखना है, आर्कटिक काउंसिल में ये 8 मेंबर हैं, बस इतना ध्यान रखना है आर्कटिक में। फिर इसके बाद अभी हमने न्यूज़ पढ़ा, मतलब अभी हमने देखा था पहले कि यूके ने डिक्लेयर किया है कि वो चागोस आर्किपेलागो को वापस जो है मॉरिशस को सौंप देगा। ठीक है, तो हमको चागोस आर्किपेलागो की हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस ओशियन में है। ये जो आर्किपेलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है ना, तो ये हमारा प्यारा भारत है, दिख रहा होगा आपको। ये इसके हम साउथ में जाएंगे तो ये पूरा इंडियन ओशियन है। ठीक है, इंडियन ओशियन में ही चागोस आर्किपेलागो आइलैंड है। तो ये वाला जो है डिएगो गार्सिया, ये चागोस आर्किपेलागो का ही भाग है, तो यहीं पर है चागोस आर्किपेलागो। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए इंडियन ओशियन में है चागोस आर्किपेलागो। और किसका पार्ट है ये, अब मॉरिशस का पार्ट है, अभी यूके ने कब्जा करके रखा था इसमें। और इसका एक आइलैंड ध्यान रखिएगा चागोस आर्किपेलागो में, ये है डिएगो गार्सिया। तो डिएगो गार्सिया में क्या है, यूएसए का सैन्य अड्डा है। यूके ने जो है 99 सालों की लीज में दे रखा है यूएसए को, तो इसलिए ये न्यूज़ में बने रहता है। तो मॉरिशस के पार्ट हैं सब, ये ध्यान रखिए। डिएगो गार्सिया नहीं सौंपा है अभी, चागोस आर्किपेलागो को सौंपा है, लेकिन एक्सेप्ट जो है डिएगो गार्सिया है। डिएगो गार्सिया भी मॉरिशस को नहीं सौंपा जा रहा है यूके के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। बस चागोस आर्किपेलागो को बस हमको न्यूज़ बस ध्यान देना है बस। और आपको मालूम होगा कि इंडियन ओशियन के कुछ चोक पॉइंट्स ध्यान रखने हैं हमको, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, बाब एल मंदेब स्टेट हो गया, स्टेट ऑफ मलक्का हो गया। स्टेट ऑफ मलक्का इस साइड है जब हम साउथ चाइना सी साइड जाएंगे, और जब पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ साइड है स्टेट ऑफ हार्मुज, और बाब एल मंदेब जो है रेड सी, सुएज कैनाल और भूमध्य सागर की ओर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चागोस आर्किपेलागो कहाँ है, इंडियन ओशियन में है। ठीक है, अब हम यूरोप में देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में कौन से देश आते हैं, तो ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ की कंट्रीज़ देखेंगे, जैसे कि ये बाल्टिक सी है, तो इसके आसपास वाली कंट्री को बाल्टिक कंट्री कहा जाता है, जिसमें खासकर इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको एलाली भी बोला जाता है, ELALI, एलाली, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, तो इनको बाल्टिक कंट्री बोला जाएगा। ठीक है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं कुछ ये वाला जो पार्ट है ये स्कैंडिनेवियन कंट्री का है। ठीक है, इसमें है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ध्यान रखिएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। ठीक है, ये लिखा होगा, ये देखो स्कैंडिनेवियन। ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन से आते हैं स्कैंडिनेवियन में कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। तो ये हो गया, तो बाल्टिक कंट्री एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, इतना ध्यान रखना है। और एक और रीजन ध्यान रखना है जिससे अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, इनको बोला जाता है लो लैंड कंट्रीज। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, लो लैंड कंट्रीज। ठीक है, इसमें आते हैं कौन कौन से, एक आता है नीदरलैंड, एक आता है बेल्जियम, और एक आता है क्या, लग्जमबर्ग। ये ध्यान रखिए, तीन कंट्रीज आती हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इनको याद करने के लिए ट्रिक है बेनेलक्स कंट्री, याद रखिएगा बेनेलक्स कंट्री। बेनेलक्स कंट्री का मतलब होता है बी मतलब बेल्जियम, एन ई मतलब नीदरलैंड और लक्स मतलब लग्जमबर्ग।
तो बेनेलक्स कंट्री क्या है, इनको लो लैंड कंट्रीज़ बोला जाता है। इनके बारे में आप गूगल करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है, आपको कुछ अच्छा पता पड़ेगा। तो ये नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, इसकी रोटरडैम आपने सुना होगा, नीदरलैंड में ही है। फिर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में, ये भी सुना होगा ब्रुसेल्स, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो बेल्जियम, यहाँ टिक कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा हो गया क्या, नीदरलैंड, ये हो गया हमारा क्या, बेल्जियम, ठीक है। और ये जो छोटा सा कंट्री दिख रहा है लग्जमबर्ग, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाकी नीदरलैंड, बेल्जियम जो है ये इनका जो है नॉर्थ सी से बाउंड्री शेयर होती है, और ये लग्जमबर्ग जो है इनमें से लैंडलॉक्ड है। तो इतना चीज़ हमको अभी ध्यान रखना है। कौन कौन सा, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये बाल्टिक कंट्री हो गई। और बेनेलक्स कंट्री जिनको लो लैंड कंट्रीज़ बोला जाता है, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया और लग्जमबर्ग हो गया। ये 3 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी हम इसमें बाद में आएंगे। अब फिर से सबसे पहले हम ये यूके वाला रीजन अब समझ लेते हैं। इसमें आपको 2 आइलैंड दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो ये आपको पूरा रीजन है। तो आपको एक साइड ये वाला आइलैंड दिख रहा होगा, इसको आयरलैंड बोला जाता है, ठीक है। नदर्न आइलैंड, 2 पार्ट हैं इसके, एक नदर्न आइलैंड और एक रिपब्लिक ऑफ आइलैंड, ठीक है। नदर्न आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आइलैंड। और एक साइड जो है इस पूरे में, इसमें 3 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एक है आपका स्कॉटलैंड, एक है आपका वेल्स और एक है इंग्लैंड, ठीक है। तो इस वाले आइलैंड में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है। बस हमको यही देखना है अब कि यूके आपने सुना होगा, ग्रेट ब्रिटेन सुना होगा, तो इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है, सबसे पहले ये देखना है। तो आपको ये जो आइलैंड दिख रहा है जिसमें 3 कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। कौन कौन सा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिला के बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और जब ग्रेट ब्रिटेन में नदर्न आयरलैंड को मिला दिया जाए, ये प्लस नदर्न आयरलैंड, तो इसको बोला जाता है एक साथ यूके। ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है बस हमको। और इन दोनों के बीच में क्या है, आयरिश सी है, ये रहा आयरिश सी, ठीक है। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इनको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और इसको अगर नदर्न आइलैंड में भी मिला दिया जाए तो चारों को मिला के कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये डायग्राम भी दे दिया हूँ मैंने कि ये वाला जो पट्टा है ये स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, इंग्लैंड है, इनको मिला के ग्रेट ब्रिटेन। और अगर इसमें नदर्न आइलैंड को मिला दिया जाए तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड, ठीक है। और आयरलैंड किसको बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड नदर्न आइलैंड, दोनों को मिला के, और सबको मिला के ब्रिटिश आइलैंड कहे जाते हैं ये, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी हो गया हमारा। तो यूके वाला पोर्शन हमको ध्यान रखना है कि यूके किसको कहा जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाएगा, आयरलैंड कौन है, इनके बीच में आयरिश सी है, ये तो आपको नाम से समझ आएगा, आयरलैंड और आयरलैंड के नाम से आयरिश सी, ठीक है। और यूके और फ्रांस के बीच में, ये फ्रांस दिख रहा है आपको, इनके बीच में इंग्लिश चैनल है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश चैनल किस किस के बीच है, तो यूके और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल है। अब हमको देखना है क्या, नॉर्थ सी की बाउंड्रीज देखनी है और बाल्टिक सी की बाउंड्री देखनी है, ठीक है। तो इसको तैयार करना है हमको। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नॉर्थ सी के बारे में 2024 में क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, मैं एक बार और आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हमको ध्यान रखना है ये लो लैंड कंट्रीज़, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, जिसमें से लग्जमबर्ग जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। बेल्जियम और नीदरलैंड का बाउंड्री जो है नॉर्थ सी से शेयर होता है। और स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। और बाल्टिक कंट्री एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जिनको एलाली बोला जाता है, ELALI, ठीक है। और लो लैंड कंट्रीज़ को ध्यान रखने का क्या है, बेनेलक्स कंट्री, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। इतना ध्यान रखना है हमको, ये ध्यान रखना है। साथ में आपको ये डेनमार्क दिख रहा होगा, तो डेनमार्क जो है जिस सी को, नॉर्थ सी को अलग कर रहा है किससे,
बाल्टिक सी से, देखो कर रहे हैं ना, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ये दोनों को अलग कौन कर रहा है? डेनमार्क। तो हमको यहाँ से ध्यान रखना है, डेनमार्क जो है, डेनमार्क की बाउंड्री जो है दोनों से लगती है, नॉर्थ सी से और बाल्टिक सी से भी, ठीक है ना। अब जो जर्मनी है, जर्मनी को, और जर्मनी की बाउंड्री भी दोनों से लगती है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी से। तो हमको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जर्मनी के जो ईस्ट में है पोलैंड है, तो इस साइड की जो बाउंड्री लगेगी वो बाल्टिक सी से लगेगी, और जर्मनी के वेस्ट में जैसे कि नीदरलैंड, बेल्जियम हो गया, थोड़ा सा फ्रांस हो गया, इनकी बाउंड्री किससे लगेगी? वो लगेगी नॉर्थ सी से। तो ये मतलब हमको डायरेक्शन याद होनी चाहिए इनकी, जर्मनी, जर्मनी से आप याद कर लीजिएगा कि जर्मनी जो है, जर्मनी की बाउंड्री जो है दोनों से शेयर होती है, बाल्टिक सी से भी और नॉर्थ सी से भी, ठीक है ना। और इसके बाद साइड में बेनेलक्स कंट्री, तो नीदरलैंड और बेल्जियम बस, लग्जमबर्ग तो लैंडलॉक्ड है, और फ्रांस की बाउंड्री थोड़ा सा शेयर होता है इससे, यूके का तो होता ही है। तो अब हम देख लेते हैं आगे। सबसे पहले हम नॉर्थ सी के ही बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में कि नॉर्थ सी की बाउंड्री किस किस से शेयर होती। हम अभी क्वेश्चन करेंगे, इसको पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी की बाउंड्री मैंने अभी बताया हमको। सबसे पहले हमको जर्मनी ध्यान रखना है, तो जर्मनी के हमको जाना है वेस्ट में, इस डायरेक्शन में। तो बेनेलक्स कंट्री सबसे पहले पढ़ेंगी आपको। तो सबसे पहले हम नीदरलैंड हो जाएगा और बेल्जियम हो जाएगा। लग्जमबर्ग की बाउंड्री लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि लग्जमबर्ग जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। थोड़ा सा फ्रांस की बाउंड्री लगेगी, ये देखिए, ठीक है। नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, थोड़ा फ्रांस हो गया। यूके का बाउंड्री लगेगा। यूके में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड। इसमें भी अगर हम स्पेसिफिक जाएँ तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का लगेगा, वेल्स का नहीं लगेगा, वेल्स जो है वो वेस्ट में है, ठीक है। इस साइड से नॉर्वे का बाउंड्री लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कितनी कंट्रीज हो गई? एक तो हमारा यूके हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया और नॉर्वे हो गया, और अपना डेनमार्क हो गया ये। तो इतनी कंट्रीज़ की जो बाउंड्री है नॉर्थ सी से लगती है। और क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया था। स्कैंडिनेवियन कंट्री की आपको लोकेशन पता होगी, ये देखो। तो हमको इसकी लोकेशन ध्यान रखना है स्कैंडिनेवियन कंट्री के। नॉर्वे ये रहा और डेनमार्क ये रहा। तो नॉर्वे जो है नॉर्थ सी के साइड है। और जब हम फिनलैंड की बात करेंगे तो फिनलैंड जो है काफ़ी दूर है नॉर्थ सी से, ये दिख रहा होगा आपको, ये फिनलैंड जो है। तो ऑप्शन आपके पास ऐसे रहेंगे कि आप एलिमिनेट कर पाएँ। आपको एक बार अगर आपने देखा होगा, मैप अच्छे से देखा होगा, तो आप एक बार जो है क्वेश्चन के आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करिए कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से बॉर्डर किस किस का लगता है? फिनलैंड का लगेगा क्या? अभी हमने देखा कि फिनलैंड तो बहुत दूर है, तो फिनलैंड का तो नहीं लगेगा। जर्मनी का लगेगा कि? जर्मनी तो बिल्कुल लगेगा, बाल्टिक सी और हमारा नॉर्थ सी दोनों से लगेगा। नॉर्वे का भी लगता है, और रशिया तो बहुत ही दूर हो गया। तो दो कंट्रीज से बाउंड्री शेयर होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। फिर से एक और बार देख लीजिए, नॉर्थ सी का बाउंड्री ये रहा, नॉर्थ सी, ठीक है ना। यूके हो गया, नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क और थोड़ा सा फ्रांस, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। रसिया बहुत दूर है, फिनलैंड आपका बहुत दूर है नॉर्थ सी से। फिनलैंड का बाउंड्री किससे लगेगा? बाल्टिक सी साइड से लगता है, ये ध्यान रखना है। अब हम बाल्टिक सी की बाउंड्रीज देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने डेनमार्क से, ये जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर एक कैनाल है जिसको बोला जाता है कील कैनाल। तो नॉर्थ सी से बाल्टिक सी से जाने के लिए इस कैनाल से होते हुए जाते हैं, कील कैनाल। तो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ता है कील कैनाल, ध्यान रखिएगा, और डेनमार्क को जर्मनी से अलग कर रहा है। तो बाल्टिक सी की बाउंड्री देख लेते हैं। सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना है कि इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। फिर है आपका पोलैंड और जर्मनी। तो जर्मनी के हमको बाल्टिक सी जाते समय क्या करना है? ईस्ट में जाना है, इस साइड। तो ईस्ट में क्या है? पोलैंड, और बाकी ये इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, और स्वीडन। ये इतनी कंट्रीज ध्यान रखनी है। और बाल्टिक सी में ही फिनलैंड आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पर, कि यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ बोथनिया है,
बाकी इसमें जो ऑप्शन में आएगा या तो आपके पास बेलारूस दे देगा या फिर फ्रांस दे देगा, नीदरलैंड, यूके, इस टाइप के ऑप्शन देगा। ठीक है ना। आपके पास अगर बाल्टिक सी का भी पूछा तो ऑप्शन में आपके पास रहेगा एक तो पोलैंड रहेगा, स्वीडन रहेगा, यूके, फ्रांस, इस टाइप का रहेगा। वो एकदम क्लोज नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये गल्फ ऑफ रीगा है। थोड़ा सा एक बार देख लेंगे बस, हो गया। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। ये जो छोटा सा पार्ट है ना, ये कभी भी पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं है यूपीएससी। इसको बोला जाता है कालिनिनग्राड। कालिनिनग्राड ये रसिया का पार्ट है, तो ये भी बाल्टिक सी से लगता है। ठीक है, बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो हमारा यूरोप भी होता है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक आइलैंड बहुत न्यूज़ में था, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्कने आइलैंड है। ये रहा ऑर्कने आइलैंड, ये स्कॉटलैंड का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। स्कॉटलैंड कहाँ है, यूके का अभी देखे हमने, ये वाला हिस्सा, ये स्कॉटलैंड, इसका ये जो आइलैंड है ऑर्कने आइलैंड है ये। तो अगर हम यूरोप में देखें तो कहाँ पर दिखेगा हमको, ये यूके का, ये स्कॉटलैंड वाला पार्ट, ये ऑर्कने आइलैंड। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है बस, ऑर्कने आइलैंड कहाँ है, किसका पार्ट है, तो यूके का है, नॉर्वेजियन सी में। ठीक है, तो बाल्टिक कंट्री हो गई हमारी। ये बाल्टिक कंट्री मैंने बता दिया था आपको, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यहाँ पर गल्फ ऑफ रीगा है, पोलैंड है, ये कालिनिनग्राड रसिया वाला पार्ट है, जर्मनी है, स्वीडन है, फिनलैंड है थोड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम साउथ चाइना सी में चले जाते हैं। सबसे पहले हमको पैसिफिक ओशियन देख लेना है कि पैसिफिक ओशियन में कहाँ पर है। ये पैसिफिक ओशियन है पूरा, तो जब हम इसके वेस्ट में जाएंगे पूरा, तो ये साउथ चाइना सी यहाँ पर है। तो चाइना इस साइड है, ये वियतनाम है। तो इसकी सबसे पहले साउथ चाइना सी की बाउंड्रीज कवर कर लेते हैं कि साउथ चाइना सी की बाउंड्री किस किस कंट्री से लगती है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होगा साउथ चाइना सी के आसपास चाइना है, ये वियतनाम है, फिलीपींस है, ये ब्रुनई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको शॉर्ट में देख लीजिए आप। तो ये साउथ चाइना सी है, तो ये जो बाउंड्री है ये वियतनाम का बाउंड्री है, ये लंबा सा। तो आपको एक कंट्री ध्यान रखनी है, वियतनाम, नोट करते जाइएगा आप, वियतनाम। ये जो कंट्री है ये मलेशिया है। ठीक है, ये फिलीपींस है, ये ताइवान है, और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये ब्रुनई है, ध्यान रखिएगा। अभी हम ये बोर्नियो आइलैंड है, ये बोर्नियो आइलैंड में 3 कंट्रीज आती हैं। ये वाला जो आइलैंड है इसको बोला जाता है बोर्नियो आइलैंड। इसमें 3 कंट्री हैं, एक मलेशिया है, ब्रुनई है, और एक इंडोनेशिया है। ठीक है, तो 2 कंट्रीज़ का बाउंड्री जो है साउथ चाइना सी से लगता है, मलेशिया का और ब्रुनई का। इंडोनेशिया का नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। तो कितने कंट्रीज़ हो गए जिनका बाउंड्री शेयर होता है इससे, साउथ चाइना सी से, एक तो चाइना खुद हो गया, एक वियतनाम हो गया, एक मलेशिया हो गया, एक ब्रुनई हो गया, फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया। ठीक है, अब साउथ चाइना सी क्या है ना, मुद्दा बना हुआ है, इसका डिस्प्यूट रीजन है। तो साउथ चाइना सी में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको साउथ चाइना सी में एक तो बॉर्डर याद होनी चाहिए, यहाँ पर भी देख लेते हैं, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, ये मलेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, फिलीपींस हो गया, और ताइवान हो गया। इतने कंट्रीज़ हैं और ये पूरा विवाद का है। तो यहाँ पर कुछ विवादित आइलैंड है, उनको हमेशा ध्यान रखना है। जब सबसे पहले हमको प्रतास आइलैंड ध्यान रखना है, प्रतास आइलैंड। ठीक है, प्रतास या फिर डोंगसा रीजन, डोंगसा आइलैंड। दूसरा है पार्शियल आइलैंड, तीसरा है स्कारबोरो सोल आइलैंड, और चौथा है स्पार्टले आइलैंड। ये 4 आइलैंड हमको ध्यान रखने हैं। कौन सा, एक प्रतास आइलैंड या फिर डोंगसा आइलैंड, फिर पार्शियल आइलैंड, फिर है स्कारबोरो सोल आइलैंड, फिर है स्पार्टले आइलैंड। ठीक है, ये बहुत मुद्दा बना हुआ है। और आपको ये डैश डैश दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर से जो है डैश दिख रहे होंगे आपको, ये तो इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है 9 डैश लाइन। क्या बोला जाता है, 9 डैश लाइन, ध्यान रखिएगा। 9 डैश लाइन कहाँ पर है, साउथ चाइना सी में है। इसमें जो है चाइना क्लेम करता है कि 9 डैश लाइन वाला पूरा पार्ट जो है चाइना का है। ठीक है ना, इतना बस ध्यान रखना है हमको। 9 डैश लाइन वाला कहाँ है, मुद्दा कहाँ पर चल रहा है, ये साउथ चाइना सी में है। कुछ आइलैंड ध्यान रखने हैं इसके,
प्रतास डोंगशा हो गया, पार्शियल स्कार्बोरो शोल, स्पार्टले आइलैंड किस किस से बाउंड्री शेयर करता है? चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस और ताइवान। ठीक है ना। और 9 डैश लाइन हो गया। बस इतना हमको ध्यान रखना है साउथ चाइना सी में। 9 डैश लाइन पूछा जा सकता है कि 9 डैश लाइन क्या है, तो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाने वाला एरिया है पूरा साउथ चाइना सी में। ठीक है। और आपने ये और देख लेते हैं, ये जो अंडमान सी है मतलब ये हिंद महासागर वाला रीजन है इस साइड। और जब हम साउथ चाइना सी की ओर जाएंगे अंडमान सी से आते हुए इधर, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का होगा पड़ेगा यहाँ पर। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जैसे जाएंगे ये सिंगापुर कंट्री है। तो सिंगापुर से आपको क्या ध्यान रखना है कि सिंगापुर में जो है, सिंगापुर से भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त होता है। ठीक है ना, सिंगापुर से ही प्राप्त होता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। हम सिंगापुर की थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं क्योंकि सिंगापुर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ की यात्रा करने भी गए थे। तो सबसे पहले सिंगापुर में जो सबसे मेन आपको ध्यान रखना है वो चांगी। चांगी पोर्ट जो है यहाँ पर इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है चांगी पोर्ट का। ये ध्यान रखना है आपको कि चांगी कहाँ पर है, सिंगापुर में। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि चांगी कहाँ पर है, सिंगापुर में है। ठीक है। और सिंगापुर जो है किसी से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जोहरे स्ट्रेट है, ये ध्यान रखना है कि वो जो है मलेशिया हो गया, इससे अलग होता है किससे, जोहरे स्ट्रेट से। और नीचे जो है सिंगापुर स्ट्रेट है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। सिंगापुर जो है चांगी पोर्ट आपको ध्यान रखना है बस, और जोहरे स्ट्रेट। ठीक है। तो ये हमारा साउथ चाइना सी वाला भी हो गया। इसके बाद इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज करी है, ये देख लेते हैं। और बोर्नियो आइलैंड देख लेते हैं। ठीक है ना। ये बोर्नियो आइलैंड ये जो था जिसमें से मलेशिया और ब्रुनई की जो बाउंड्री है वो साउथ चाइना से टच होती थी। नीचे इंडोनेशिया है इसके। तो नुसंतारा जो है न्यू कैपिटल बना है किसका, इंडोनेशिया का। यहाँ लिख देता हूँ, इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल, नई राजधानी बना है इंडोनेशिया का नुसंतारा। ठीक है ना। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आया था पूरा, उसने समझाया था अच्छे से। तो इंडोनेशिया है ये वाला जो आइलैंड है एक, ये इसको सुमात्रा आइलैंड बोला जाता है। ये जावा आइलैंड है। ठीक है। ये बाकी शेष आइलैंड है। और ये जो है ये है बोर्नियो आइलैंड। ठीक है ना। तो नुसंतारा जो है कहाँ पर है, सबसे पहले जो राजधानी थी इंडोनेशिया की वो थी जकार्ता, जो कि जावा आइलैंड में थी। और यहाँ से ट्रांसफ़र होके कहाँ चली गई है ये नुसंतारा, किस आइलैंड में, बोर्नियो आइलैंड में। ध्यान रखिएगा बोर्नियो आइलैंड में है। ठीक है। अब बोर्नियो आइलैंड का देख लेते हैं कि जो बोर्नियो आइलैंड है इसमें 3 कंट्री हैं। एक जो साउथ वाला जो है इसका, ये अगर पार्ट है, इसके जो नीचे वाला है ये है इंडोनेशिया बोर्नियो आइलैंड में। ठीक है। और ये जो छोटा सा कंट्री है ये है ब्रुनई। और बाकी का ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो ये है मलेशिया का पार्ट। तो इसमें जो है बोर्नियो आइलैंड में 3 कंट्री हो गया। बोर्नियो आइलैंड में कितने कंट्री हैं, 3 कंट्री हैं। ये कभी पूछा जा सकता है ये भी। एक है ब्रुनई, एक है मलेशिया, ठीक है ना, एक है अपना क्या, इंडोनेशिया। इन दोनों की जो बाउंड्री है वो साउथ चाइना से लगती है। और इंडोनेशिया का जो पार्ट है बोर्नियो आइलैंड का, तो यहीं पर जो है हमारा नुसंतारा है। ठीक है। यहाँ का आपको एक प्रांत भी ध्यान रखना है नुसंतारा का, इसका नाम है ईस्ट कैलिमेंटन। ये ईस्ट कैलिमेंटन में जो है नुसंतारा ट्रांसफ़र हुई है, ईस्ट कैलिमेंटन में है नुसंतारा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और आसियान कंट्रीज़ है, टोटल 10 कंट्री हैं आसियान में। तो ये देखिए, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनई है, ठीक है, और इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये 10 कंट्रीज से मिलकर आसियान कंट्रीज़ बनी हैं। इनके बारे में डिटेल हम आईआर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है बोर्नियो आइलैंड में मलेशिया के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि मलेशिया आपको दिख रहा होगा, ये पूरा बोर्नियो आइलैंड यहाँ पर और अच्छे से समझ आएगा। ये ब्रुनई है, ये इंडोनेशिया, और ये मलेशिया। मलेशिया जो है 2 जगह फैला हुआ है, एक ये भी है और एक ब्रुनई बोर्नियो आइलैंड में भी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो ये भी हो गया हमारा
नुसंतारा भी इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल है। जावा से ट्रांसफ़र होके कहाँ गई है? ईस्ट कैलिमेंटन बोर्नियो आइलैंड में नुसंतारा। बोर्नियो आइलैंड में 3 कंट्रीज। ठीक है, आगे है सेंट मार्टिन आइलैंड। बहुत मुद्दे बना हुआ था, हमको केवल इसमें क्या है एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो सेंट मार्टिन आइलैंड जो है इंडियन ओशियन में है, बस ये ध्यान रखना है। बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में है और बांग्लादेश का पार्ट है। ठीक है, कितना ध्यान रखना है? सेंट मार्टिन आइलैंड जो है कहाँ है? वो बांग्लादेश का पार्ट है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, बे ऑफ बंगाल में है, बस इसके अलावा और कुछ ध्यान नहीं रखना है। नियर जो है किसके? नियर जो है म्यांमार। बस ये रहा, ये है लोकेशन। बांग्लादेश से बहुत दूर है लेकिन बांग्लादेश का ही पार्ट है। अब हम जो है कुछ भूमध्य सागर देख लेते हैं। भूमध्य सागर के लिए इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे तो बहुत क्वेश्चन आ चुका है भूमध्य सागर से। तो भूमध्य सागर को कवर करने के लिए सबसे पहले हमको कवर करना पड़ेगा क्या? एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी और साथ में एजियन सी। तो एड्रियाटिक सी को आप पहले से ध्यान रखिए कि एड्रियाटिक सी में जो है 6 कंट्रीज़ की बाउंड्री शेयर होती हैं और एजियन सी में 2 कंट्रीज़ की। ठीक है, सबसे पहले इतना ध्यान रखिए आप। और क्या ध्यान रखना है आपको कि भूमध्य सागर में कौन कौन से सी आते हैं, जैसे कि एल्बोरान सी हो गया, ये ध्यान रखना। बेलारिक सी, गल्फ ऑफ लियोन, लिगुरियन सी, टेरेनियन सी, आयोनियन सी, लेवेंटियन सी, एड्रियाटिक सी और एजियन सी, ये सब क्या है? भूमध्य सागर के पार्ट हैं। और इसको अगर भूमध्य सागर की कंट्रीज़ को याद करना है तो टोटल जो है 21 कंट्री से जो है बाउंड्री शेयर होती हैं। लेकिन घबराना नहीं है, 21 की 21 हमको आराम से याद हो जाएंगी। सबसे पहले हमको क्या? एड्रियाटिक सी की याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है एड्रियाटिक सी और एजियन सी। तो एड्रियाटिक सी की बाउंड्री याद करने के लिए ये देखिए, टोटल 6 कंट्री हैं। एक है इटली, फिर है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो और अल्बानिया। तो ये 6 कंट्री आपको ध्यान रखनी है। ये किससे बाउंड्री शेयर करती हैं? एड्रियाटिक सी से। तो इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया। और इसका जो मैंने लॉन्ग वीडियो है, मतलब डिटेल में जो वीडियो है, वो पहले से ही अपलोड करके रखा है, तो आप उससे और अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अभी आप नोट कर लीजिए। एड्रियाटिक सी में जो है 6 कंट्रीज़ हैं, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया। और एजियन सी में जो है वो ग्रीस और टर्की। ठीक है, ये 2 देश याद रखने हैं आपको एजियन सी में। तो हमको तो 8 कंट्री वैसे ही याद हो गई, पहले ही याद होगी। ठीक है, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ये वाला जो है ये एजियन सी वाला है। और ग्रीस और टर्की जो है, सॉरी, ये एड्रियाटिक सी है। इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ये एड्रियाटिक सी है। और एजियन सी में जो है ग्रीस और टर्की, इतना ध्यान रखना है। अब जो ये वाला जो एरिया है, मेडिटेरियन सी के जो साउथ वाला एरिया है, यहाँ से अफ्रीका लग जाता है। तो अफ्रीका की टोटल जो है 5 कंट्री हैं। 5 कंट्री जो हैं बॉर्डर शेयर करती हैं। इनकी जो ट्रिक है वो है मत ले, मत ले, ध्यान रखिएगा, मत ले। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? एक आती है मोरक्को, यहाँ देख लीजिए, ये मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है और इजिप्ट है। ठीक है, तो अफ्रीका साइड से कौन सी कंट्री हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, 5 कंट्री हैं मतले। तो हमको कितनी हो गई? ये 8 कंट्री से आपने ध्यान रख लिए। एक है इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो और अल्बानिया, ये 6 कंट्रीज एड्रियाटिक सी से। एजियन सी से ग्रीस और टर्की हो गया, साउथ साइड से ये 5 हो गया। तो ये 8 कंट्री पहले हो गए, प्लस 5 13 हो गया। अब इस साइड से आपको दिख रहा होगा ये एशिया वाला है, तो एशिया से टर्की होता है, टर्की की बॉर्डर लगता है, तो ये तो पहले देख लिया हमने। एक है सीरिया, फिर है लेबनान, फिर है इज़राइल। ठीक है, सीरिया, लेबनान और इज़राइल, ये ध्यान रखना है, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सीरिया, लेबनान और इज़राइल, प्लस 3 और हो गया। ठीक है, और इस साइड से हमको यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है मोनाको। मोनाको बिस्किट आपने बचपन में खाया होगा, तो वो भी लगता है इसमें। एक है फ्रांस, ये गल्फ ऑफ लियोन से फ्रांस लगता है। एक है स्पेन। ठीक है, ये 3 कंट्रीज और हो गई। कौन कौन सा? फ्रांस, स्पेन और ये है मोनाको। ठीक है, यहाँ पर है, छोटा सा कंट्री, बहुत छोटा सा। और साथ में 2 आइलैंड है, एक है माल्टा आइलैंड और एक है साइप्रस आइलैंड। मैं इनको और हाईलाइट कर देता हूँ इससे, रेड से। ये है माल्टा आइलैंड और एक ये है साइप्रस आइलैंड। तो +2, काउंट करिए कितना हो गया?
8, 8 5 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, 19 और 2 टोटल 21 कंट्रीज हो गई। याद हो गया, सिंपल था। कि सबसे पहले हमको क्या याद करना है, सबसे पहले हमको एड्रियाटिक सी याद कर लेना है। इसमें एड्रियाटिक सी में 6 कंट्रीज, कौन कौन सा, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये है बोस्निया हर्जेगोविना, ये है मोंटेनीग्रो, ये है अल्बानिया। तो ये वाला जो हो गया एड्रियाटिक सी में, ये हो गया 6 कंट्रीज। फिर है एजियन सी में, कोई किस किस का बाउंड्री लगता है एजियन सी में, ये लगता है ग्रीस का, टर्की का, ये 2 हो गया। फिर है एशिया साइड से और 3 कंट्रीज हैं, सीरिया, लेबनान और इज़राइल, ये 3 हो गए। और अफ्रीका साइड से 5 कंट्री जिनका शॉर्ट ट्रिक है मतले, MATLE मतले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। फिर 3 कंट्री और बचे, ये एक है फ्रांस, यहाँ पर छोटा सा कंट्री है मोनाको, ठीक है, एक मोनाको, एक है स्पेन। और 2 आइलैंड कंट्री हैं, एक है माल्टा, ये रहा माल्टा, और एक है साइप्रस। टोटल 21 कंट्री, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से याद कीजिएगा। क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा जाएगा कि एड्रियाटिक सी से कौन सा कंट्री लगता है, या फिर भूमध्य सागर से निम्न में से कौन सा कंट्री लगता है, एजियन सी से कौन सा लगता है, ये, ठीक है। तो ये हमारा भूमध्य सागर कंप्लीट हो गया है। और हमको यहाँ पर क्या करनी है, और थोड़ा सा और कुछ करना है यहाँ पर, कि आपको ये ब्लैक सी दिख रहा होगा। तो जब हम भूमध्य सागर के ईस्ट में जाएंगे तो ब्लैक सी पड़ेगा, और ब्लैक सी के ईस्ट में है क्या, कैस्पियन सी। ये आप लोकेशन ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सी जो है ब्लैक सी के ईस्ट में है। तो सबसे पहले हमको ब्लैक सी जाना है, कहाँ से, भूमध्य सागर से। तो अभी हमने देखा एजियन सी का जो बाउंड्री है ग्रीस और टर्की से लगता है। तो हमको कुछ यहाँ के रीजन याद करने हैं, जैसे कि जो टर्की हो गया, ये मैंने बताया था कि ये जो टर्की का ये जो एशिया वाला पार्ट है, ठीक है। और ये जो सी ऑफ मरमरा है, इसके जो ऊपर है, ये भी टर्की का रीजन है, ध्यान रखिएगा, ये भी टर्की का रीजन है, ये लेकिन यूरोप वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो एशिया वाला पार्ट है टर्की का, इसको बोला जाता है एनातोलिया, एनातोलिया, ठीक है। और जो टर्की जो यूरोप वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है इस्तांबुल, यहाँ पर है इस्तांबुल। तो ये याद रखिएगा कि एनातोलिया जो है टर्की का एशिया वाला पार्ट है, और इस्तांबुल जो है टर्की का यूरोप वाला पार्ट है। और दोनों के बीच में कौन सा सी है, सी ऑफ मरमरा है, ठीक है, सी ऑफ मरमरा। तो सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करना है हमको किससे, भूमध्य सागर से। और भूमध्य सागर का कौन सा सागर, एजियन सी। तो एजियन सी से जब हम ईस्ट में जाएंगे तो पहुंचेंगे हम सी ऑफ मरमरा। तो सी ऑफ मरमरा पहुंचने के लिए हमको एक स्ट्रेट पार करना पड़ेगा जिसका नाम है डार्डेनलस स्ट्रेट। और डार्डेनलस स्ट्रेट के बाद हम सी ऑफ मरमरा पहुंचेंगे, और सी ऑफ मरमरा के बाद हम बॉस्पोरस स्ट्रेट से हम ब्लैक सी पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ब्लैक सी पहुंच गए हम, और ब्लैक सी से आगे जाएंगे हम, तो ये जो है इसको बोला जाता है कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट से होते हुए हम सी ऑफ एजॉप पहुंच जाएंगे, ये ठीक है। तो अब हम ब्लैक सी पे आते हैं। तो ये आ गए हम ब्लैक सी में भाई, कि एजियन सी से हम डार्डेनलस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, फिर जाएंगे हम बॉस्पोरस स्ट्रेट, फिर ब्लैक सी पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ब्लैक सी पहुंचने के बाद हमको यहाँ पर कंट्रीज याद करनी है कि कौन कौन सी कंट्रीज लगता है। ये जो इस्तांबुल दिख रहा होगा आपको, ये वाले रीजन में इस्तांबुल है, नीचे ये एनातोलिया है, ठीक है। ब्लैक सी का बाउंड्री याद करने के लिए मैंने आपको बताया था टी बर्गर ध्यान रखना है, ये। तो टी बर्गर में टी मतलब हो गया टर्की, बी मतलब हो गया बुल्गारिया, यू मतलब यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया और रसिया। देख लेते हैं एक बार, ये टर्की हो गया, ये बुल्गारिया हो गया, ये रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया और जॉर्जिया हो गया। तो कितनी कंट्री हो गई, 6 कंट्रीज हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखना है, टी बर्गर इसी प्रकार से लिखना है आपको। तो एक और बार रिपीट कर देता हूँ, टी मतलब हो गया टर्की, बी मतलब हो गया बुल्गारिया, यू मतलब यूक्रेन, आर मतलब रोमानिया, जी मतलब जॉर्जिया, आर मतलब फिर रसिया, ठीक है ना। मोल्डोवा की बाउंड्री नहीं लगती है, ये ध्यान रखना है। ये हमारा ब्लैक सी एंड होता है। इसके बाद जब हम ब्लैक सी के ईस्ट में जाएंगे, तो ब्लैक सी के जब ईस्ट में जाएंगे तो हम पहुंचेंगे कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी की जो बाउंड्री याद करना है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है तारीख। कैस्पियन सी कोई सी नहीं है, ये झील है, ठीक है। और आपको एक काम देता हूँ मैं, आप ये पता कीजिए कि एंडोर हेक लेक क्या होती है। एंडोर हेक लेक, ये यूपीएससी कभी पूछ सकता है। और इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा जो है
पेंगोंग सो लेक हो गया, वो एंडोर हेक लेक है। एक कैस्पियन सी भी एंडोर हेक लेक है। कैस्पियन सी एक टाइप का लेक है, और किस टाइप का लेक है, एंडोर हेक लेक है। इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो कैस्पियन सी की जो बाउंड्री है वो 5 कंट्रीज से लगती है, जिसका शॉर्टकट ट्रिक है तारिक। टी मतलब हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब हो गया अजरबैजान, आर मतलब हो गया रसिया, आई मतलब हो गया ईरान। ईरान है, ध्यान रखिएगा, इराक नहीं है। फिर है कजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज हैं, ध्यान रख लेनी है आपको तारीख से। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान और ईरान, ठीक है। फिर है, हम अगर कैस्पियन सी के ईस्ट में जाएंगे, फिर तो ईस्ट में जाएंगे तो फिर हमको अरल सी पड़ेगा। और अरल सी की जो बाउंड्री है 2 कंट्रीज से लगती है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा पूरा हुआ। अब हम जा रहे हैं कौन सा वाला एरिया, पर्शियन गल्फ और रेड सी वाला एरिया। तो ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया के जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, तो ये जो पोर्शन है ये पड़ेगा। तो कुछ कंट्रीज है यहाँ पर, तो ये देखिए, ये है पर्शियन गल्फ। इनको गल्फ कंट्रीज, इनके आसपास वाले रीजन को, कंट्री को गल्फ कंट्रीज भी बोला जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर चोक पॉइंट क्या है, ये वाला चोक पॉइंट है, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ये ध्यान रखिएगा, क्या है ये, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ठीक है। और ये वाला सी कौन सा है इंडिया का, यहाँ पर ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया। हम इसके नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, तो पर्शियन गल्फ। तो चलते हैं पर्शियन गल्फ। तो ये हम पहुंच गए पर्शियन गल्फ भाई। तो पर्शियन गल्फ में कितने कंट्रीज़ की बाउंड्री शेयर होती है, टोटल 8 कंट्रीज़ की बाउंड्री लगता है यहाँ पर। एक ईरान हो गया, इराक हो गया, फिर कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, फिर ये बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, और ओमान वाला ये रीजन हो गया। इस रीजन को बोला जाता है, ये पेनिनसुला है, तीनों ओर पानी से घिरा है ये, ठीक है। पेनिनसुला उसी को बोला जाता है जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ। ये है मुसंदम पेनिनसुला, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। मुसंदम पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्री है, एक ओमान है और थोड़ा सा जो है यूएई का पार्ट है। तो 8 कंट्रीज हो गई हमारी पर्शियन गल्फ में। तो पर्शियन गल्फ में 8 कंट्रीज, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो ये हो गई। तीसरा है कुवैत, चौथा है सऊदी अरब, पांचवा है बहरीन, छठा है कतर, सातवां है यूएई, और आठवां है ये वाला रीजन ओमान का, ठीक है। ये हो गए हमारी 8 कंट्रीज़। तो ये ध्यान रख लीजिए आप। और इसमें और क्या ध्यान रखना है कि हम जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं किससे, कतर से इंपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है यूएसए में, लेकिन भंडारण सबसे ज़्यादा है रसिया में, और इंडिया बुलाता है कहाँ से, कतर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी कंट्री है, इनका जो है आपको क्रम याद रख लेना, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले कुवैत है, और कुवैत के ईस्ट में जाएंगे तो बहरीन पड़ेगा, बहरीन के ईस्ट में जाएंगे तो कतर, और कतर के ईस्ट में जाएंगे तो यूएई, फिर पड़ेगा ओमान, ठीक है। इन 5 कंट्रीज़ का आपको क्रम ध्यान रख लेना है। तो हमारा पर्शियन गल्फ हो गया। तो पर्शियन गल्फ में कितनी कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है पर्शियन गल्फ के साथ हमने देखा ये मुसंदम पेनिनसुला है, ओमान वाला पार्ट है, और यहाँ पर एक काउंसिल है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी में 6 मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। और 6 की 6 मेंबर जो है पर्शियन गल्फ से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हमको याद भी नहीं करना है ज़्यादा, बस हमको ध्यान रखना है कि जीसीसी में ईरान और इराक नहीं है। तो जितने भी ये 8 मेंबर हमने पढ़े, अगर इसमें से माइनस कर देंगे हम ईरान को एंड इराक को, तो वो हो जाएगा जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। और ये जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, मैंने बताया था आपको, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। फिर हम पर्शियन गल्फ की ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गल्फ ऑफ ओमान होते हुए वापस अरब सी आ जाएंगे, जैसे कि ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ओमान, ये हो गया अरब सी, और अरब सी ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये हो गया बे ऑफ बंगाल। और जब अब हम अरब सी के इस साइड जाएंगे, और यहाँ पर पड़ेगा ये जो है, ये है गल्फ ऑफ अदन, और एक और चोक पॉइंट है यहाँ पर, फिर है ये रेड सी, और रेड सी से होते हुए ये है अपना सुएज कैनाल। सुएज कैनाल से हम चले जाएंगे कहाँ, भूमध्य सागर। तो
तो ये जो रेड सी वाला पार्ट है, तो रेड सी जाने के लिए ये जो चोक पॉइंट है इसको बोला जाता है बाब एल मंदेब स्ट्रेट। बाब एल मंदेब स्ट्रेट, चलिए चलते हैं बाब एल मंदेब स्ट्रेट। तो ये रहा, ये हमारा अरब सी। अरब सी के हम वेस्ट में जाएंगे तो क्या आएगा, गल्फ ऑफ अदन सबसे पहले, फिर उसके बाद ये जो चोक पॉइंट है इसको बोला जाता है बाब एल मंदेब स्ट्रेट। ठीक है, दिख रहा है आपको बाब एल मंदेब स्ट्रेट। फिर होते हुए रेड सी, और रेड सी से होते हुए यहाँ पर सुएज कैनाल, सुएज कैनाल से हम चले जाएंगे भूमध्य सागर। ठीक है, तो रेड सी से हमको क्या ध्यान रखना है, इसकी बॉर्डर कंट्री ध्यान रखना है रेड सी में, कि सऊदी अरब, हमारा जॉर्डन, फिर है इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, यमन और जिबूती। ठीक है ना, ये कंट्रीज लगती हैं। इनका जो शॉर्ट ट्रिक है वो है डेजी। डेजी, डी मतलब हो गया क्या, डी मतलब हो गया अपना डी मतलब हो गया हमारा जिबूती, ध्यान रखिएगा ये है जिबूती। ई मतलब हो गया इजिप्ट, एस मतलब हो गया सूडान, फिर है सऊदी अरब, फिर है एरिट्रिया, फिर है यमन। ठीक है, बाब एल मंदेब स्ट्रेट होते हुए रेड सी, ये हो गया, ये रेड सी भी हो गया। और रेड सी से जब हम, रेड सी का ये वाला जो एरिया है, ये जो है इसको बोला जाता है सिनाई पेनिनसुला। ये तीन और पानी से घिरा है, इस साइड भी इस साइड भी। तो सिनाई पेनिनसुला के जो ईस्ट में है इधर है गल्फ ऑफ अकाबा। ये जब हम इसराइल की मैपिंग पढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ से गल्फ ऑफ अकाबा होते हुए हम इसराइल पहुँच जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसराइल और जॉर्डन पहुँच जाते हैं रेड सी से। जॉर्डन और इसराइल पहुँचने के लिए गल्फ ऑफ अकाबा से होते हुए जाना पड़ेगा, और इस साइड है गल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज कैनाल होते हुए फिर हम भूमध्य सागर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और तो ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया है, और अब जाना है हमको पाकिस्तान वाला रीजन, पाकिस्तान के आगे वाला अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान बहुत चर्चे में है, तो अफ़गानिस्तान की बाउंड्रीज हमको याद करनी है। ठीक है ना, 2022 या 23 में क्वेश्चन था, फिर से रिपीट हो सकता है। और अभी वखान कॉरिडोर, तो अफ़गानिस्तान की बाउंड्री बहुत ही सिंपल है याद करना। सबसे पहले आपको सेंट्रल एशिया कंट्री याद होनी चाहिए, तो मैं आपको करवाता हूँ याद। सेंट्रल एशिया कंट्री का कुछ है यहाँ पर मैप पे, चलिए मैप तो नहीं है इसका, कोई बात नहीं। ये जो कंट्री है इनको सेंट्रल एशिया कंट्री बोला जाता है। ये वाला जो है, ये वाला जो रीजन है ये है सेंट्रल एशिया कंट्री। ठीक है ना, तो इसमें टोटल 5 कंट्रीज़ हैं। ये टोटल 5 कंट्री हैं सेंट्रल एशिया में। एक है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ध्यान रखिएगा ये पांचों कंट्री को, जितने भी स्थान है अफगानिस्तान को छोड़ के और पाकिस्तान को छोड़ के, वो सारे जो हैं सेंट्रल एशिया कंट्री हैं, समझ जाइए। जिसमें से 2 के हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। तजाकिस्तान जो है ये ईस्ट साइड है, और तुर्कमेनिस्तान जो है वो कैस्पियन सी साइड है। कैस्पियन सी में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जो तारीख इसकी ट्रिक है, इसका के का मतलब है कजाकिस्तान और टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्क जो है आए थे, तो तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सी से आए थे। इस टाइप से कुछ ध्यान रख लीजिए आप। ठीक है, तो हमको अफ़गानिस्तान की बाउंड्री याद करनी है। तो आपको अफ़गानिस्तान की बाउंड्री याद करने के लिए इंडिया तो आपको पता ही होगा, ये वाला पोर्शन गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो कि अभी पीओके में है, ये लगता है। और एक पाकिस्तान ध्यान, और ईरान, ये तीनों तो याद रहते हैं। लेकिन जो बाकी के कंट्री हैं, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये याद है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेंट्रल एशिया की कंट्रीज सारी लगती हैं, केवल के को छोड़ के। के वाली, के से जिसका नाम शुरू है वो कंट्रीज नहीं लगती, मतलब कजाकिस्तान नहीं लगेगा, किर्गिस्तान नहीं लगेगा। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तीनों की बाउंड्री लगती है। हो गया यार, कि कजाकिस्तान से नहीं लगेगा, किर्गिस्तान मतलब जो के से शुरू है उनका नहीं लगेगा, बाकी की जो 3 हैं उनका लग जाएगा। तो ईरान हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तो ये हो गया, इतने से शेयर होती है अफगानिस्तान की बाउंड्री, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, और अब अफगानिस्तान को हम जूम करें, इसकी जो कैपिटल है काबुल। ठीक है, तो और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा वखान कॉरिडोर, ये ध्यान रखना, ये अफगानिस्तान का पार्ट है जो आजकल बहुत न्यूज़ में है, वखान कॉरिडोर। तो बस इतना ध्यान रख लेना, ये वखान कॉरिडोर। ठीक है, तो इंडिया से लगता है कि वखान कॉरिडोर ये पीओके वाला एरिया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान वाला।
तो ध्यान रखिएगा, वाखान कॉरिडोर जो है चाइना पाकिस्तान की ट्राई जंक्शन पे है वो। अब चलते हैं ईरान। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान में जो है, अफ़गानिस्तान की साइड में है ईरान। तो अब हम ईरान चलते हैं। तो ईरान में आपने अभी मतलब बहुत न्यूज़ में सुना होगा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस सुना होगा आपने। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्यों कहा जाता है ईरान को, बताइए। एक मिनट, चार्ज में लगा लेता हूँ मैं। ईरान को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है क्योंकि इसने क्या है, कुछ आतंकवादी समूह हैं उनको ये फंडिंग प्रदान करता है और अलग अलग देशों में वो एक्टिव हैं। जैसे कि यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, ये हो गया हमारा यमन। तो यमन में जो एक्टिव है वो है हाउतीस, और गाजा साइड जो एक्टिव है, गाजा में है हमास। ठीक है, लेबनान में है हिजबुल्ला। ये 3 मैन हैं, 3 एच है। यमन में हाउतीस, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला। और कुछ सीरिया में है, कुछ इराक में है। इराक में जैसे कि कताइब हिजबुल्ला, असाइब अल हल हक, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ईरान के जो हैं संगठन हैं जो कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में एक्टिव हैं। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बस ध्यान रखना है आपको, क्या है, एक प्रकार का ईरान के द्वारा पाले गए कुछ ग्रुप हैं, आतंकवादी संगठन हैं जो अलग अलग देश में एक्टिव हैं। ठीक है, और तो ईरान की बाउंड्री देख लेते हैं। तो ईरान की बाउंड्री भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी देखिए, एक तो अफ़गानिस्तान से लगेगा, एक पाकिस्तान से लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैस्पियन सी से इसका बाउंड्री लगता है। एक है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से भी लगेगा। अज़रबैजान, आर्मेनिया, यहाँ पर नागोर्नो काराबाग सुना होगा आपने, तो वो अज़रबैजान आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट है। तो अज़रबैजान आर्मेनिया का भी दोनों का बाउंड्री जो है ईरान से लगेगा। एक टर्की से लगेगा, एक इराक से लगेगा, और पर्शियन गल्फ तो है ही। तो ये बाउंड्री आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, वैसे याद हो गया होगा। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तो हो ही गया। तुर्कमेनिस्तान ईरान दोनों कैस्पियन सी से भी बाउंड्री शेयर करते हैं। इधर आर्मेनिया अज़रबैजान, जिसमें नागोर्नो काराबाग वाला रीजन है, जॉर्जिया से नहीं लगता, ऊपर वाले रीजन जो जॉर्जिया है उससे नहीं लगेगा। ये टर्की से लगेगा, इराक से लगेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। और पर्शियन गल्फ से भी बाउंड्री शेयर है और कैस्पियन सी से भी। और ईरान का जो है ये वाला जो पाकिस्तान से जो बाउंड्री शेयर होती है, जो लास्ट में एक प्रोविंस है जिसका नाम है सिस्तान बलूचिस्तान। पाकिस्तान का जो वेस्ट वाला प्रोविंस है उसका नाम है बलूचिस्तान। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वो पाकिस्तान का, और जो सिस्तान एंड बलूचिस्तान है वो ईरान का है। तो इनके बढ़िया रिश्ते चलते हैं सिस्तान बलूचिस्तान वालों के आपस में। तो ये भी मुद्दा बना रहता है पाकिस्तान और ईरान के बीच का, सिस्तान बलूचिस्तान वाला, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया के कुछ डेवलपमेंट है, जैसे कि चाबहार पोर्ट आपने सुना होगा ईरान में, उसका डेवलपमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले चाबहार पोर्ट की जो लोकेशन है वो गल्फ़ ऑफ ओमान में है, याद रखिएगा, पर्शियन गल्फ़ में नहीं है। जैसे कि अब हम अगर मैप देखें, पर्शियन गल्फ़ वाला कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये ऊपर से जो है ये ईरान की लोकेशन है। तो चाबहार पोर्ट जो है इस साइड है ये। ठीक है ना, यहाँ से लगेगा चाबहार पोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो पर्शियन गल्फ़ में चाबहार पोर्ट नहीं है, वो है गल्फ़ ऑफ ओमान में, अरब सागर की साइड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो चाबहार पोर्ट में जो है इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, ये पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है। और पूरा पोर्ट नहीं है, पोर्ट का एक भाग है शाहिद बहिश्ती टर्मिनल। ये देखिए 26 जुलाई 2024 की न्यूज़ है कि डेवलपमेंट हो रहा है शाहिद बहिश्ती। 2 पोर्ट की जानकारी मिली थी पीआईबी से इसमें। एक है शाहिद बहिश्ती जो कि चाबहार का ही पार्ट है, और एक म्यांमार का सितवे पोर्ट। ठीक है, एग्रीमेंट है। तो चाबहार पोर्ट किसके साथ, ईरान के साथ, और सितवे पोर्ट जो है म्यांमार के साथ। शाहिद बहिश्ती चाबहार में शाहिद बहिश्ती, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो हम ये कनेक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, तो ताकि जो इंडिया से चाबहार पोर्ट होते हुए, शाहिद बहिश्ती होते हुए हम अफ़गानिस्तान से कनेक्ट हो सकें, इसके लिए। फिर हो गया। फिर आपने अब आगे न्यूज़ देख लेते हैं क्या थी, कि सीरिया वाला न्यूज़ सुना होगा। सीरिया का सिविल वॉर जो चल रहा है, बशर अल असद जो है वो भाग गए हैं रसिया, उड़ गए हैं। वाह।
तो सीरिया जो कहाँ है, हमने देखा था कि जब भूमध्य सागर पढ़ा था तो भूमध्य सागर में एशिया की कुछ कंट्रीज़ जो है बाउंड्री शेयर करती है, जैसे कि टर्की हो गया, सीरिया, लेबनान, इजराइल। तो सीरिया वाला, तो सीरिया अभी इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीरिया की लोकेशन हमको ध्यान रखनी है कि एक तो भूमध्य सागर से इसका बाउंड्री लगता है, और कुछ देश हैं, टर्की हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, इजराइल, लेबनान, ये 5 कंट्रीज़ की बाउंड्री जो है सीरिया से शेयर होती है। ठीक है, जैसे कि तिजिल, इसका शॉर्टकट है तिजिल। तिजिल याद रख लीजिए। टी मतलब हो गया टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। याद रखिए ईरान से बाउंड्री शेयर नहीं करता, ईरान तो बहुत दूर है। हमने यहाँ भी देखा था ईरान में कि ईरान की जो बाउंड्री है वो इराक से तो शेयर होती है, लेकिन इस साइड नहीं होगी, ये सीरिया है। ठीक है, तो बहुत दूर है ईरान। तो ठीक है, ये याद कर लीजिए आप तिजिल से। टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, तिजिल, ये सीरिया याद हो गया आपको। और इतना ही ध्यान नहीं रखना है अपन हमको सीरिया में 2 शहर, एक एलेप्पो और एक डेमास्कस। डेमास्कस मतलब ये दमिश्क, हिंदी में दमिश्क बोल दो इसको, ये दमिश्क वाला रीजन है। दमिश्क जो है सीरिया की कैपिटल है। ठीक है, तो 5 देशों की बाउंड्री शेयर होती है, टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, तिजिल। और सीरिया में 2 शहर इंपॉर्टेंट, एक है एलेप्पो, एक है डेमास्कस। तो एलेप्पो में जो है ये बहुत न्यूज़ में है, तो एलेप्पो कहाँ है, सीरिया में है। अब सीरिया के साथ जो है इजराइल का कुछ मुद्दा है, ये गोलन हाइट्स वाला, ये देख लीजिए। ये जो सीरिया दिख रहा है आपको, सीरिया के साइड में ये है इजराइल, ये पूरा जो है इजराइल है। ये वेस्ट बैंक और ये गाजा पट्टी, अभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इनके बीचों बीच एक ये है, ये वाला एरिया, इसको बोला जाता है गोलन हाइट्स। ठीक है, गोलन हाइट्स वाला जो मुद्दा है वो सीरिया के साथ इजराइल का मुद्दा है, ये कभी भी आ सकता है, देख लीजिएगा इसको। तो गोलन हाइट्स जो है किसके साथ मुद्दा बना हुआ है, सीरिया के साथ। यहीं पर सी ऑफ गैलीली है, जॉर्डन रिवर आती है ऊपर से, सी ऑफ गैलीली होती है, डेड सी में चली जाती है। तो गोलन हाइट्स किस किस के बीच वाला मुद्दा है, इजराइल और सीरिया के बीच में। तो सीरिया हो गया हमारा। अब हमको लेबनान और इजराइल के बारे में देखना है। ठीक है ना, तो लेबनान के बारे में छोटा सा है लेबनान तो खैर। तो लेबनान की बाउंड्री सिंपल है, सीरिया और इजराइल के साथ लगती है। ठीक है ना, और लेबनान में आपको क्या ध्यान रखना है कि ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसके तहत एक ग्रुप काम करता है लेबनान में, उसका नाम है हिजबुल्ला। ठीक है, तो हिजबुल्ला और इजराइल का लड़ाई चलते रहता है। ठीक है, और लेबनान और इजराइल के बीच में ये जो लाइन है इसको कहा जाता है ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन वाला मुद्दा बहुत चर्चे में था, इसको भी देख लीजिएगा। तो ब्लू लाइन किस किस के बीच में है, तो ब्लू लाइन जो है इजराइल और लेबनान के बीच में है, इतना बस ध्यान रखिए, ये जो है। ठीक है, तो लेबनान की बाउंड्री किससे लगती है, सीरिया, इजराइल से, ये हो गया। और ब्लू लाइन किस किस के बीच है, लेबनान और इजराइल के बीच में। और लेबनान की कैपिटल है बेरूत। बेरूत आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत विवाद बना रहता है। तो सीरिया का एलेप्पो और डेमेस्कस हो गया, लेबनान का बेरूत हो गया, ये ध्यान रहना चाहिए। अब हम आते हैं क्या, इजराइल में। तो 1947 में इजराइल कुछ पैलेस्तीन के साथ जो विवाद चल रहा है, पैलेस्तीन कुछ ऐसा था, जितना ग्रीन कलर में दिख रहा है पूरा फुल, धीरे धीरे जो है इजराइल ने कब्जा करते गया। और इजराइल आज जो वाइट कलर में है ऐसा है, और बाकी का जो बचा ग्रीन कलर में दिख रहा है यह है पैलेस्तीन। तो पैलेस्तीन जो रीजन है वो सिमट के रह गया है। तो पैलेस्तीन के 2 भाग हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक ये जो वाला भाग है इसको बोला जाता है वेस्ट बैंक, वेस्ट साइड है तो इसको बोल देते हैं हम वेस्ट बैंक। ठीक है, और जो ईस्ट साइड है जो भूमध्य सागर से लगता है इसको बोला जाता है गाज़ा। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, इन दोनों को मिला के पैलेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। तो ये वेस्ट बैंक वाला इलाका है, ये वेस्ट बैंक, और ये है गाजा स्ट्रिप, तो ये है पैलेस्टाइन रीजन। और बाकी का जो वाइट वाला इलाका है ये है हमारा क्या, इजराइल। ठीक है ना, और तो इजराइल का बाउंड्री जो है नीचे लगता है वो रेड सी वाला एरिया, हमने देखा था गल्फ ऑफ अकाबा वाला, तो वहाँ से ये अभी आगे भी देख लेंगे हम। तो हमको इसमें क्या ध्यान रखना है, तो हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि लेबनान में जैसे हिजबुल्ला एक्टिव था, वैसे ही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत जो गाज़ा में जो ईरानी आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा पाला गया, यहाँ पर काम करता है हमास। इजराइल और हमास आपने पढ़ा होगा, अभी बहुत चर्चे में था इजराइल हमास वॉर, तो ये गाजा ही में हुआ था। ठीक है,
तो गाज़ा में कौन एक्टिव है? हमास ग्रुप है। और वेस्ट बैंक में जो पार्टी एक्टिव है उसका नाम है फतेह। कौन सी एक्टिव है? फतेह। तो ये टशन चलते होगी न्यूज़पेपर में, फतेह, हमास, इजराइल का आज ये हुआ वो हुआ, साल भर चर्चे में रहते हैं ये ध्यान रख लीजिएगा। हमको पैलेस्टाइन में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। और गाज़ा की हमको मैपिंग कर लेनी है बस। वेस्ट बैंक में जेरूशलम है, ये कैपिटल है इजराइल का, ध्यान रखिएगा। और जेरूशलम में यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्मों से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो हमको कहाँ जाना है? इजराइल। तो ये रहा। तो मैंने आपको जैसे बताया था, जब हम रेड सी जाएंगे तो रेड सी के सुएज कैनाल होते हुए ये भूमध्य सागर पहुँच जाएंगे। लेकिन ये जब हम अंदर जाएंगे तो ये है गल्फ़ ऑफ अकाबा, और गल्फ़ ऑफ अकाबा से होते हुए हम ये इजराइल पहुँचेंगे, ठीक है ना। एक बार और देखो ना, ये गल्फ़ ऑफ अकाबा है ये वाला रीजन, और गल्फ़ ऑफ अकाबा से हम इजराइल और जॉर्डन पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर। ये है रेड सी, ये जॉर्डन और इजराइल। तो फिर ये रहा गल्फ़ ऑफ अकाबा, ठीक है। ये रहा सिनाई पेनिनसुला, ये इजिप्ट का पार्ट है सिनाई पेनिनसुला। ये शार्म एल शेख डिक्लेरेशन आपने पढ़ा होगा। तो गल्फ़ ऑफ अकाबा, गल्फ़ ऑफ अकाबा कैसे जाएंगे हम? रेड सी से। स्ट्रेट ऑफ तिरान ध्यान रखिएगा कि रेड सी से जब हम स्ट्रेट ऑफ तिरान जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ तिरान होते हुए हम गल्फ़ ऑफ अकाबा, और गल्फ़ ऑफ अकाबा होते हुए हम कहाँ पहुँचेंगे? इजराइल और जॉर्डन। तो दो पोर्ट हैं यहाँ पर, एक है अकाबा पोर्ट और एक है एलेट पोर्ट। तो ये अकाबा पोर्ट के ही कारण इस गल्फ़ को क्या बोला जाता है? गल्फ़ ऑफ अकाबा। और जो अकाबा पोर्ट है वो जॉर्डन का पोर्ट है, ध्यान रखिए, इजराइल का नहीं है। और इजराइल का एकमात्र पोर्ट जो है रेड सी की तरफ कौन सा है? एलेट पोर्ट है, EILAT, आइलेट पोर्ट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लीजिएगा गल्फ़ ऑफ अकाबा। तो ये रहा गल्फ़ ऑफ अकाबा, यहाँ पर एलेट पोर्ट, और इधर है अकाबा पोर्ट जो कि जॉर्डन का पार्ट है। तो यहाँ से क्या है, एक कैनाल बनाई जा रही है जिसका नाम है बेन गुरियन कैनाल, कि जो मतलब गल्फ़ ऑफ अकाबा होती है भूमध्य सागर को जोड़ेगी इजराइल के लिए। ये ट्रेड के लिए बनाया जा रहा है सब, ठीक है ना, कि मतलब सुएज कैनाल का अल्टरनेट तैयार किया जा रहा है, बेन गुरियन कैनाल। ध्यान रखिएगा बेन गुरियन कैनाल जो है इजराइल से होते हुए जाएगी, गल्फ़ ऑफ अकाबा को मेडिटेरियन सी से जोड़ेगा। और नेगेव डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है? वो इजराइल में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इतना हो गया, इजराइल में इतना पर्याप्त है। बस हमको अब गाज़ा की देखना है, जो गाज़ा में वॉर हुआ था इसमें कौन कौन सी न्यूज़ में थे। तो सबसे पहले आपको खान यूनिस ध्यान रखना है। खान यूनिस कहाँ है? ये गाज़ा में है। और गाज़ा के जो नॉर्थ में है यहाँ पर इरेज क्रॉसिंग है, और साउथ में है रफ़ा क्रॉसिंग और केरेम शालम गुड्स क्रॉसिंग। तो 3 क्रॉसिंग ध्यान रखनी है। रफ़ा क्रॉसिंग आपने बहुत सुना होगा, जब इसराइल और हमास वॉर चल रहा था तो हमास जो था वो गाज़ा से ही एक्टिव था, इसराइल पे यहाँ ही से छोड़े जा रहे थे उसके द्वारा। ये रफ़ा क्रॉसिंग जो है ये गाज़ा के साउथ में इजिप्ट से लगता है, केरम शोलम क्रॉसिंग भी इजिप्ट से ही लगेगा, और इरेज क्रॉसिंग जो नॉर्थ के साइड जो है ये इजराइल से लगेगा। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ अच्छे से अब कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो गल्फ़ ऑफ अकाबा पढ़ा हमने, ये गल्फ़ ऑफ अकाबा है, ये एलेट पोर्ट है जो कि इजराइल का, यहाँ पर अकाबा पोर्ट है, ठीक है। और गाज़ा में हमने क्या पढ़ा? तो गाज़ा में हमने यहाँ पर जो है ये इजिप्ट जो सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है, यहाँ पर हमने देखा क्या? रफ़ा क्रॉसिंग है, और ये है केरम शोलम क्रॉसिंग, और ये है इरेज क्रॉसिंग, ठीक है। और गाज़ा का जो है ये भूमध्य सागर है, और इजराइल से गल्फ़ ऑफ अकाबा मतलब रेड सी को जोड़ने के लिए भूमध्य सागर से यहाँ बनाई जा रही है बेन गुरियन कैनाल, ये है। और ये इजराइल के जो साउथ वाले पार्ट में यहाँ पर है डेजर्ट, कौन सा है वो? नेगेव डेजर्ट। और वेस्ट बैंक और गाज़ा को मिला के बोला जाता है पैलेस्टाइन, ठीक है ना। और वेस्ट बैंक में जो एक्टिव ग्रुप है उसका नाम है फतेह, और गाज़ा में जो एक्टिव है उसका नाम है हमास। ये हो गया हमारा। तो ये हमारा इजराइल की सारी मैपिंग कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाहर ही शायद कुछ पूछे इजराइल, और इससे आगे देख लेते हैं हम। और बहुत न्यूज़ में था एक देश जिसका नाम है गुयाना, 2024 से, जब इसके यहाँ एक ऑयल ब्लॉक मिलता है, ऑयल ब्लॉक की खोज होती है। और ये जो है आपको मैं एक वीडियो भेजूँगा ग्रुप में, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। वेनेजुएला और गुयाना के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है, और ये स्टाब्रॉक ब्लॉक जो है इसका जो है डिस्कवरी हुई है, ये जो है गुयाना का पार्ट है। तो सबसे पहले हम गुयाना के बारे में देख लेते हैं। गुयाना जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन की तरफ है, ये रहा,
ये है गुयाना। ठीक है, साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज पहले से देख लीजिए। आपको सबसे मेन कंट्री ब्राज़ील देखनी है, और ब्राज़ील के जब हम वेस्ट में जाएंगे तो ये फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना के बाद है सूरीनाम, ये जो है सूरीनाम है, सूरीनाम के बाद गुयाना फिर। ठीक है, और गुयाना की साइड में है वेनेजुएला, फिर है कोलंबिया। तो कोलंबिया की जो बाउंड्री है वो एक तो हमारा एटलांटिक ओशन से भी लगती है, और एक इस साइड जो है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन एटलांटिक ओशन दोनों से बाउंड्री शेयर होती है कोलंबिया की। फिर है इक्वाडोर, फिर पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे। अब हम इसको बाद में देखेंगे, हमको सबसे पहले समझना है क्या, ये वाला एरिया वेनेजुएला और गुयाना के बीच में जो विवाद बना हुआ है, इस विवाद को बोला जाता है एस्किबो रीजन। एस्किबो रीजन का विवाद है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा कि एस्किबो रीजन का जो विवाद है किस किस के बीच है, तो वो वेनेजुएला और गुयाना के बीच में है। तो हमने ये देखा कि ये जो गुयाना है, ठीक है ना, तो गुयाना जब आप देखेंगे तो गुयाना के बीचों बीच से एक जो रिवर जा रही है, इस रिवर का नाम है एस्किबो रिवर। तो वेनेजुएला क्लेम करता है कि इस एस्किबो रीजन तक उसका पार्ट है। किसका? वेनेजुएला क्लेम करता है कि गुयाना का जो आधा पार्ट है वो उसका है। तो यही है ये एस्किबो विवाद जो बना हुआ है वेनेजुएला और गुयाना का। ठीक है, ये हो गया। और एक है टिग्री, याद रखिएगा जो टिग्रे रीजन है, टिग्रे जो रीजन है वो इथोपिया में है। ठीक है, ये है टिग्री रीजन। टिग्री वाला जो है सूरीनाम के साथ गुयाना का विवाद बना है। ये भी हो गया। एस्किबो विवाद किस किस के बीच हो गया? वेनेजुएला और गुयाना के बीच। ठीक है, अब एक ब्लॉक है स्टाब्रोक ब्लॉक। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है क्योंकि पिछले साल डिस्कवरी हुई है इसकी, बहुत बड़ा है ब्लॉक है ये क्रूड ऑयल के लिए। स्टाब्रोक ब्लॉक किसका है? गुयाना का पार्ट है, एटलांटिक ओशियन में है, ध्यान रखिएगा। इस एस्किबो डिस्प्यूटेड एरिया देख लिया हमने, यहाँ पर टिग्रे डिस्प्यूट हो गया सूरीनाम के साथ, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ? साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में रही। और गुयाना के प्रेसिडेंट हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, शायद नाम नहीं याद आ रहा मैं। उन्होंने क्या है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत अच्छा बोला था। ठीक है, और बीबीसी न्यूज़ में जब उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उनने विकसित देशों को लिए बोला था कि सारा पॉल्यूशन उन्होंने किया है और हमें जो है वो मतलब ये ब्लॉक से जो है क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन करने से रोका जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू है, उसकी छोटी सी क्लिप मैं आपको भेजूंगा, बहुत पसंद आएगी आपको, कैसे उन्होंने धमकाया था बीबीसी वालों को। ठीक है, तो हमको सबसे पहले साउथ अमेरिका में क्या ध्यान रखना है? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की बाउंड्री हमको याद रखनी है। तो ब्राज़ील की बाउंड्री लगभग सभी कंट्री से लगती है एक्सेप्ट चिली और इक्वाडोर, ध्यान रखिएगा। तो ब्राज़ील की बाउंड्री जो है फ्रेंच गुयाना से लगेगी, सूरीनाम से लगेगी, गुयाना से, वेनेजुएला से, कोलंबिया से, पेरू से, बोलिविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से और उरुग्वे से लगेगी। किससे नहीं? चिली और गुयाना को छोड़ के साउथ अमेरिकन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनसे जो है ब्राज़ील जो है बाउंड्री शेयर करता है। ये ध्यान रखना है, पहला चीज़। दूसरा ये याद रखना है कि साउथ अमेरिका में दो कंट्री ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, जो मतलब कि जिनकी जो बाउंड्री है वो समुद्र से साझा नहीं है। एक है बोलिविया और एक है पराग्वे। ये जो हैं दो कंट्री, ये लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। ये दो कंट्रीज़ के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं ब्राज़ील में, और इसके जो दो शहर हमको ध्यान रखना है, एक है रियो डी जेनेरियो, आपने सुना होगा रियो समिट वगैरह वगैरह, और हाल ही में जो G20 जो है वो रियो डी जेनेरियो में किया गया। यहाँ पर अभी हाल ही में G20 हुआ है, ये ध्यान रखना है ब्राज़ील में। और एक है बेलेम। तो आपने एक बेलेम डिक्लेरेशन सुना होगा। बेलेम डिक्लेरेशन जो है अमेजोन फॉरेस्ट के लिए है, ये हम एनवायरनमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे, ये बस ध्यान रखें। बेलेम डिक्लेरेशन अमेजोन से संबंधित है। ठीक है, ACTO का। तो बेलेम जो है ये भी न्यूज़ में है। तो बेलेम कहाँ है? यहाँ पर जो है COP30 होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। COP30, COP29 अभी अजरबैजान की कैपिटल जो है वो बाकू में हुआ है। अब COP30 जो है बेलेम में होने वाला है। तो बेलेम जो है इंपॉर्टेंट शहर है, ये मैंने लिख दिया हूँ, ब्राज़ील में ही होने वाला है COP30, बेलेम में कराया जा रहा है। ठीक है ना, और रियो डी जेनेरियो में G20 हुआ है अभी। और आगे देख लेते हैं। आपने अब एक आइलैंड है जो बहुत न्यूज़ में सुना होगा आपने, गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड जो है ये किसका पार्ट है? ये इक्वाडोर का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में।
कितना ध्यान रखना है गैलापागोस आइलैंड में कि ये पैसिफिक ओशियन में है और इक्वाडोर का पार्ट है, ठीक है ना, ये हो गया। और जो है आपने लिथियम ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। लिथियम ट्रायंगल के बारे में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। लिथियम ट्रायंगल के बारे में, यहाँ पर क्या है, लिथियम के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं। इनको ABC कंट्री भी बोला जाता है, ABC लिथियम ट्रायंगल में, लिथियम ट्रायंगल, ठीक है। ABC बोले तो यहाँ पर A मतलब अर्जेंटीना, B मतलब बोलीविया, C मतलब चिली, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है ये लिथियम ट्रायंगल है। यहाँ पर जो है लिथियम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्या फैक्ट याद रखना है आपको, लिथियम के जो सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं, लिथियम के जो सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं वो कहाँ पर हैं, वो चिली में है, याद रखिएगा। रिजर्व जो चिली में है, लेकिन जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अभी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। और चिली और काय के लिए फेमस है, चिली में सबसे ज़्यादा होता है कॉपर, चुक्ची माटा माइनिंग है इसकी वो, ठीक है। चिली में क्या है, कॉपर के लिए भी फेमस है और सबसे ज़्यादा रिजर्व है लिथियम के। और लिथियम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया में, ये ध्यान रखिए। लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री है, ABC, A मतलब अर्जेंटीना, B मतलब बोलीविया, C मतलब है चिली, ठीक है। और ये आटाकामा डेजर्ट है, बहुत शुष्कतम डेजर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ये फॉकलैंड आइलैंड ध्यान रखिएगा, यहाँ पर UK है, क्लेम्ड बाय अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्लेम करता है कि वो उसका है, लेकिन यहाँ पर अभी UK का अधिकार है फॉकलैंड। तो और देख लेते हैं कि कुछ आपने जलधारा पढ़ी होंगी, एल नीनो ला नीना के बारे में सुना होगा। ये साउथ अमेरिका के, जब हम वेस्ट में पढ़ेंगे तो ये जो है ये है कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट या पेरुवियन कोल्ड करंट, ठीक है। और जब हम इसके ईस्ट में जाएंगे तो ये फॉकलैंड आइलैंड है, तो फॉकलैंड आइलैंड के कारण इसको फॉकलैंड करंट नाम दिया गया है। ये दोनों कोल्ड करंट है, ठीक है। और मैं आपके साथ एक और कोल्ड करंट साझा करता हूँ, ये है कैनारी करंट। यहाँ पर है कैनारी आइलैंड, जो कि ये जो स्पेन का पार्ट है कैनारी आइलैंड। इस कैनारी आइलैंड के कारण इस जो है करंट का नाम जो है कैनारी करंट रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों करंट जो है वो कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट या पेरू की करंट, फॉकलैंड करंट और कैनारी करंट, ये तीनों बहुत न्यूज़ में है अभी। और यहाँ के जो आइलैंड भी ध्यान रखिएगा, कैनारी करंट में जो कैनारी आइलैंड है वो स्पेन का पार्ट है, और यहाँ पर जो फॉकलैंड करंट है ये हमारा UK का पार्ट है, ठीक है ना। और बाकी जो ओशियन करंट है ये अलग से हम पढ़ेंगे, अभी हम मैपिंग में ही रहते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अफ्रीका। अफ्रीका में जो है मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये वाला जो रीजन है ये सवाना रीजन है, ये बहुत ग्रीनरी वाला रीजन है। और ये वाला जो है डेजर्ट रीजन है, यहाँ पर आपने सहारा डेजर्ट पढ़ा होगा, ये है सहारा डेजर्ट, बहुत बड़ा डेजर्ट है ये। और इसके जो बीच वाला एरिया है ना, ये पर्यावरणीय दृष्टि से बोलो या फिर आर्थिक दृष्टि से बोलो, ये बहुत अनिश्चितता की स्थिति वाला रीजन है, इसको बोला जाता है साहिल रीजन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। साहिल रीजन बोला जाता है इसको। तो ये देखिए नीचे जो है सवाना रीजन बहुत ग्रीनरी है, ऊपर जो है एकदम शुष्क है, सहारा डेजर्ट है, और बीच की जो पट्टी है ये है साहिल रीजन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनिश्चितता पाई जाती है, क्वेश्चन भी पूछा गया था सहारा साहिल। तो साहिल रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी कंट्री हैं वैसे, ये बुर्किना फासो भी आता है, माली आता है, नाइजर आता है, सेनेगल है, गिनी का कुछ पार्ट आता है, गाम्बिया आता है, चाड आता है, सूडान आता है, ठीक है, एरिट्रिया आता है। तो ये सब क्या है, ये साहिल रीजन है। तो साहिल रीजन के बारे में क्या है कि ये इको क्लाइमेटिक एंड बायो जियोग्राफिक और ट्रांजिशन जोन है एक प्रकार का अफ्रीका बिटवीन सहारा एंड नॉर्थ सुडानियन सवाना, ठीक है, ये बता दिया। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है, लोग कुछ आतंकवादी संगठन काम करते हैं, सैन्य शासन है, इस टाइप के है, और बार बार तख्ता पलट होता है। तो तख्ता पलट जो है यहाँ पर बहुत सारी कंट्री में, एक तो पिछले साल सूडान में हुआ है, एक माली में हुआ, बुर्किना फासो हुआ, नाइजर हुआ, ये सब जो है क्या है तख्ता पलट होते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत अनिश्चितता वाला रीजन है ये। और यहाँ पर आपने एक सुना होगा इकोवास, तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अभी हम IR में पढ़ेंगे इसके बारे में। इकोवास जो है कौन सा, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, तो वेस्ट अफ्रीका का एक स्टेट है। तो ये क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन एमॉन्ग 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। तो इकोवास जो है 15 जो है पश्चिमी
अफ्रीकी देशों का समूह है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के लिए काम करता है। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन है। तो इसमें से क्या है, अभी जो है कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, 4 कंट्री को सस्पेंड किया गया है। एक बुर्किना फासो, गिनी, माली और नाइजर। नाइजर को 2023 में सस्पेंड किया गया है, ठीक है, और गिनी को पहले से। तो 4 कंट्री को सस्पेंड किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर तख्ता पलट हुए हैं। तख्ता पलट मतलब कूप हुआ, मिलिट्री कूप, इसके लिए सस्पेंड किया गया है। क्योंकि ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से रहें इकोवास, लेकिन यहाँ पर अगर सैन्य शासन होगा तो इनको सस्पेंड कर दिया जैसे ही सैन्य शासन हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ भी था 28 जनवरी 2024 का, नाइजर, माली, बुर्किना फासो ब्रेक फ्रॉम इकोवास। तो इनको इकोवास से सस्पेंड कर दिया गया है। और इन 3 ने मिलके, किसने? बुर्किना फासो, माली और नाइजर, तीनों ने मिलके एक अलायंस बनाया है जिसको बोला जाता है अलायंस ऑफ साहिल स्टेट। ठीक है, अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स, इसी को बोला जाता है। लिप्टाको गोरुमा चार्टर हुआ था, उसके तहत बना है कौन? अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स। तो ये पूरा जो है ये वाला इलाका जो है साहिल रीजन हो गया। और साहिल रीजन में इन 3 देश, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, तो इस रीजन को बोला जाता है, ये ट्राइंगल वाले को, लिप्टाको गोरुमा रीजन। ये देखो, लिप्टाको गोरुमा रीजन किस किस का बना है? इसमें 3 कंट्री है, माली, नाइजर, बुर्किना फासो। इकोवास से इसको सस्पेंड कर दिया गया है और इन्होंने एक अलायंस बनाया है, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, किसके तहत? लिप्टाको गोरुमा चार्टर के तहत, अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स। ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? एक प्रकार का डिफेंस पैक्ट है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, साथ साथ रहेंगे डिफेंस के लिए। लिप्टाको गोरुमा रीजन, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ये ध्यान रखिएगा। ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स या लिप्टाको गोरुमा रीजन, लिप्टाको गोरुमा चार्टर, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, कुछ भी आ सकता है इसमें से। ठीक है, और ये अफ्रीका है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो कैनारी आइलैंड है ये न्यूज़ में था। तो कैनारी आइलैंड किसका पार्ट है? स्पेन का पार्ट है। ये न्यूज़ में क्यों था? और यहाँ पर कोल्ड करंट है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि IUCN का ध्यान गया यहाँ पर, और IUCN ने अपनी जो रेड लिस्ट में यहाँ की जो 3 प्रजाति हैं उनकी जो कैटेगरी चेंज की है। टोटल 5 या 6 प्रजातियों की कैटेगरी चेंज की है इस बार, उसमें से 3 अकेली जो है कैनारी आइलैंड की है। और यहाँ पर एक मुद्दा वाला जो रीजन है वो है इथोपिया। इथोपिया में बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, ठीक है। और इथोपिया ध्यान रखना है कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसकी जो बाउंड्री है रेड सी से नहीं लगती, ना ही गल्फ ऑफ अदन, ना ही इंडियन ओशियन, कहीं से। तो इसमें जो कुछ डिस्प्यूट वाले क्षेत्र हैं, इसका टिग्रे अम्हारा रीजन है, ठीक है, अफर है, दिरे दवा है, ओरोमिया है, ये सब क्या डिस्प्यूट है। एक है गाम्बेला, ये भी कभी भी आ सकता है पेपर में। तो गाम्बेला है, सेदामा है, हरारी है, आदिस अबाबा डिक्लेरेशन सुना होगा आपने एनवायरनमेंट के लिए। तो ये सब आपको ध्यान रख लेने हैं। तो इसमें जो पूछा गया है, टिग्रे पूछ चुका है, अम्हारा पूछ चुका है, ओरोमिया, अफर, दिरे दवा, ये सब पूछ चुका है, ठीक है। अब जो गाम्बेला है ये पूछा जा सकता है, हरारी पूछा जा सकता है, सोमाली पूछा जा सकता है। तो एक बार देख लीजिएगा इसको। और मैंने बता दिया है ये कैनारी आइलैंड। कैनारी आइलैंड किसका पार्ट है? स्पेन का पार्ट है, ठीक है। कैनारी जो हमारी जो करंट है वो कोल्ड करंट है। अब हमको चलना है कहाँ? श्रीलंका, कच्चातीवू आइलैंड। कच्चातीवू आइलैंड सुना होगा कि, और यहाँ पर हमने डिएगो गार्सिया देखा था, ये इंडियन ओशियन में चागोस आर्किपेलागो। तो ये श्रीलंका हो गया इंडियन ओशियन में। श्रीलंका चलते हैं हम, तो ये है श्रीलंका हमारा। तो श्रीलंका में हमको सबसे पहले ध्यान देना है, एक तो ये इसके नॉर्थ में बे ऑफ बंगाल है, और जब हम बे ऑफ बंगाल से इस साइड आएंगे तो पार्क स्टेट होते हुए हम पाक बे में आएंगे। और पाक बे से ये जो वाला ब्रिज है इसी को बोला जाता है एडम्स ब्रिज बोल देते हैं, या फिर राम सेतु। फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार। तो सबसे पहले पाक स्टेट के साउथ में है गल्फ ऑफ मन्नार, ये ध्यान रखिएगा बस आप। तो हमारा जो कच्चातीवू आइलैंड है वो पाक बे में है, गल्फ ऑफ मन्नार में नहीं है। ये स्टेटमेंट में कन्फ्यूज़न किया जा सकता है UPSC के माध्यम से, ठीक है। और जाफना और रामेश्वरम के बीच में है कच्चातीवू, पाक स्टेट है यहाँ। और नीचे जो है गल्फ ऑफ मन्नार है, और हमारा जो है कच्चातीवू जो है गल्फ ऑफ मन्नार में नहीं, पाक बे में है। ये जो है पाक बे है, इसमें है कच्चातीवू, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। और इसमें क्या ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, हम IR में पढ़ लेंगे बाकी श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में जो है मिलिट्री कूप हुआ है, आपको मालूम होगा, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल। फिर आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन का जो बॉर्डर किससे लगता है, ये आपने ये क्रीमिया वाला ये रीजन है ब्लैक सी में इसका,
यहाँ पर ओडेसा पोर्ट है, डोनबास रीजन है जहाँ पर रसिया ने कब्जा किया था। तो इसकी जो बाउंड्री है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले भी पूछ चुका, 2 बार यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तीसरी बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है रिपीट ना हो, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो रसिया तो ध्यान ही रखना है। एक बेलारूस, ये रसिया का भाई है, ये पोलैंड, एक है स्लोवाकिया। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये जो एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी में जो बाउंड्री लगती है वो स्लोवेनिया है, ध्यान रखिएगा। स्लोवाकिया की बाउंड्री जो है यूक्रेन से लगती है, और स्लोवाकिया जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है ना, इसके तो स्लोवानिया की तो एड्रियाटिक सी से बाउंड्री लग रही थी, स्लोवाकिया ध्यान रखना है, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया। ठीक है, 4 और 3 7 कंट्रीज ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? रसिया, बेलारूस, ध्यान रखिएगा, बी से बेलारूस है, बुल्गारिया नहीं है। बेलारूस, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, फिर है मोल्डोवा और रोमानिया। ये सब जो है यूक्रेन की बाउंड्री है। और ब्लैक सी से इसका बाउंड्री लगता है। ठीक है ना, और ब्लैक सी में हमने देखा था टी बर्गर, वो देख लिया था। इसके बाद जो है कॉकेसस, कॉकेसस कंट्रीज मुद्दे में बने रहती हैं। इसमें जो है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये वाला है। तो नागोर्नो काराबाग जो रीजन है, ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। हुआ क्या था, जब रसिया का विघटन हुआ था 1990 के समय से, तो तब से ये मुद्दा बना हुआ है। तो ये नागोर्नो काराबाग जो है अजरबैजान का रीजन है। तो ये जो रीजन है, जो डिस्प्यूट का रीजन है, ये अजरबैजान का रीजन है। लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आर्मेनियन पॉपुलेशन है। तो वो अपनी की जो एथनिसिटी है वो आर्मेनियन पॉपुलेशन के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये मुद्दा बना रहता है एथनिसिटी वाला। तो बहुत दिनों से बना हुआ और अभी इसका सॉल्यूशन में निकला है। तो फिर यहाँ पर जो है लाचिन कॉरिडोर है एक, कि जो नागोर्नो काराबाग को आर्मेनिया से जोड़ दिया गया है, ये रहा। ठीक है, लाचिन कॉरिडोर, ये रशिया ने मतलब समझौता करवाया था इनके बीच का, कि आर्मेनिया जो है इनका रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, आने जाने दिया जाए इनको। लाचिन कॉरिडोर, ये ध्यान रखिएगा। लाचिन कॉरिडोर कहाँ है? अजरबैजान साइड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बस काफ़ी है इतना। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इससे लगभग क्वेश्चन आने के तो पूरे चांस है। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो करवा देता हूँ आपको, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कुछ। जैसे कि हमने नॉर्थ सी की बाउंड्री देखा था, हमने नॉर्थ सी की बाउंड्री कहाँ देखा था? हमारा नॉर्थ सी था यहाँ, ये हमारा नॉर्थ सी है। ठीक है, ये है नॉर्थ सी, यहाँ है बाल्टिक सी, यहाँ हमने जर्मनी देखा था, यहाँ डेनमार्क देखा था, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन। तो ये है स्कैंडिनेवियन कंट्री, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है ना, तो ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्री। यहाँ पर हमने बेनेलक्स कंट्री देखा था, लोलैंड कंट्री, इसमें नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग जो था लैंडलॉक्ड कंट्री था। यहाँ पर इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एलाली कंट्री था। ठीक है ना, ये यूके में कौन कौन सी कंट्री आती है? सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर स्कॉटलैंड था, स्कॉटलैंड के बाद यहाँ पर इंग्लैंड, ये वेल्स है, यहाँ पर ऑर्कने आइलैंड, यहाँ पर नदर्न आइलैंड, इन चारों को मिला के यूके, और 3 को मिला के क्या? हमारा ग्रेट ब्रिटेन। इनके बीच में ये फ्रांस है, इन दोनों के बीच में जो है इंग्लिश चैनल है। नॉर्थ सी का बाउंड्री किससे शेयर होता है? यूके से होता है, फ्रांस से होता है, नीदरलैंड बेल्जियम से, फिर है जर्मनी से, ठीक है ना, डेनमार्क से और नॉर्वे से। ये देख लिया था। बाल्टिक सी का जो है यहाँ पर जो है हमारा जर्मनी है, जर्मनी के जब ईस्ट में जाएंगे तो पोलैंड है, एलाली कंट्री है, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर है हमारा क्या? कालिनिनग्राड जो देखा था ये हमारा स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। ठीक है ना, फिर हमने क्या देखा था? एड्रियाटिक सी का बाउंड्री देखा था, इसमें 6 कंट्री था। एक था स्लोवेनिया था, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, और ये क्या है? इटली। और फिर एजियन सी में हमने क्या देख लिया था? एजियन सी में एक तरफ था टर्की वाला रीजन था, और एक साइड था हमारा ग्रीस। ठीक है, फिर एजियन सी से सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी। तो सी ऑफ मरमरा जाने के लिए हमने कौन सी स्टेट पार की थी? डार्डेनलस स्टेट, यहाँ पर है डार्डेनलस स्टेट, और इस साइड है बॉस्पोरस स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। फिर ब्लैक सी से कर्च स्टेट होते हुए सी ऑफ अजब, ये क्रीमिया वाला, हमने यूक्रेन की बॉर्डर देख ली। फिर हम ब्लैक सी के ईस्ट में गए, यहाँ पर जो है तारिक, ये मतलब कैस्पियन सी में जो है तारिक,
तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान इसकी बाउंड्री। और ब्लैक सी की जो बाउंड्री हमने देखी थी टी बर्गर से, BURGER, टी बर्गर मतलब टी मतलब टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया, इसकी बाउंड्री भी देख ली थी हमने। पर्शियन गल्फ की देख ली थी। पर्शियन गल्फ में 8 जो है कंट्रीज़ हैं, ईरान, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन, कतर, UAE और ओमान। फिर इसमें GCC के मेंबर देख लिए थे, 6 मेंबर है, ठीक है। फिर रेड सी की बाउंड्री देखी थी 6, हमने इसका शॉर्टकट ट्रिक भी याद किया था, डेजी, ठीक है ना। जिबूती है, इरिट्रिया है, सोमालिया है, वो सोमालिया नहीं है, सूडान, सऊदी अरब, फिर इजिप्ट और यमन, ये देख लिया था। इधर गल्फ ऑफ अकाबा, इसराइल वाला पोर्शन गाजा पट्टी में देखा था कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिला के हमने क्या देखा था, ये दोनों को मिला के पैलेस्टाइन है। और वेस्ट बैंक में जो है फतेह ग्रुप एक्टिव है और गाज़ा में जो है हमास एक्टिव है। तो बहुत सारी चीज़ें देखी। और फिर इस साइड हमने जो है लिथियम ट्राइंगल देख लिए थे। ब्राज़ील में जो है बेलेम डिक्लेरेशन हुआ, रियो डी जेनेरियो में G20 हुआ, ठीक है। इक्वाडोर का ये जो आइलैंड दिख रहा है ये जो है हमारा गैलापागोस आइलैंड है, इक्वाडोर का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। ये बंद हो गया है, चलो कोई नहीं, फिर से ओपन कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें देखी थी हमने। यहाँ पर फॉकलैंड देखी, यहाँ पर हमबोल्ट की जलधारा, यहाँ कैनारी, ठीक है। तो यहाँ से रिपीट कर लेते हैं हम। सी ऑफ मरमरा, कैस्पियन सी, आयरिश सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, विक्टोरिया लेक, अरल सी देख लिए थे। गाजा स्ट्रिप देख लिए थे, वेस्ट बैंक, जेरूशलम, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा से एलिट पोर्ट जाते हैं इसराइल के लिए। बेन गुरियन कैनाल देखी थी और साथ में नेगेव डेजर्ट भी देख लिया था। गोलन हाइट सीरिया और उसके बीच, सीरिया और इसराइल के बीच बना हुआ मुद्दा। रफा क्रॉसिंग इजिप्ट और गाजा के बीच में, ठीक है ना। हाइफा पोर्ट जो है इसराइल का पोर्ट है, ये ध्यान रखना है। अफगानिस्तान की देख लिया था हमने कि इसमें जो है सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज लगती हैं, बस के वाले को छोड़ के। और ईरान, पाकिस्तान और इंडिया से तो खैर है ही। नुसंतारा इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल, ईरान की जो बाउंड्री और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस देखा था इसमें। यूक्रेन की बाउंड्रीज देखी थी। आर्कटिक ओशन क्यों पिघल रहा है, और इसमें जो मरमंस्क पोर्ट रह गया हमारा, तो मरमंस्क पोर्ट जो है कुछ नहीं है, ये जब हम आर्कटिक पढ़ते हैं तो ये मरमंस्क पोर्ट जो है ये रसिया का जो पार्ट है, ये देखिए कोला पेनिनसुला, जब ये पूरा पिघल जाएगा तो मरमंस्क जो पोर्ट है ये बहुत न्यूज़ में रहता है, तो ये रसिया का है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से आए थे, फिर उसके बाद हमारी क्लास भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमने शुरू में देखा था, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो साहिल रीजन को लेके पहला स्टेटमेंट था, साहिल क्षेत्र जो में जो है अस्थिरता और सुरक्षा की स्थिति बिगड़ रही है, ये हमने देखा था कि बिगड़ रही है और मिलिट्री कूप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा, हाल के दिनों में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य अधिग्रहण या तख्ता पलट हुए हैं, बिल्कुल सही है। तो पहला सही, दूसरा सही और व्याख्या भी कर रहा है। अगला है कि नॉर्थ सी की बाउंड्री, ये भी सिंपल है कि फिनलैंड की तो नहीं है, ये जो है किससे शेयर करता है फिनलैंड, बाल्टिक सी से। जर्मनी की करती है, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी दोनों से। नॉर्वे का भी करता है, रशिया का नहीं करता, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मैंशनड इन द मीडिया, न्यूज़ में बहुत रही हैं ये कुछ कंट्रीज। क्यों? क्योंकि लो बर्थ रेट्स के कारण, एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अगर आपको पता होगा कि इटली और जापान है तो आप इसमें आराम से टिक कर दीजिएगा 1 और 2 वाला। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है, और साउथ कोरिया तो है ही। कुछ देश हैं जो न्यूज़ में रहे थे पिछले साल, जैसे कि अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट था, ये पिछले साल न्यूज़ में था, ठीक है ना। आर्थिक संकट था मतलब कि यहाँ पर कैसी स्थिति आ गई थी, यहाँ पर इन्फ्लेशन वाली स्थिति थी, लगभग 200% तक इन्फ्लेशन पहुँच गया था। सूडान में देखा हमने कि अभी तख्ता पलट और अर्धसैनिक बलों के बीच में युद्ध हुआ। टर्की ने ये धमकी दिया था कि मतलब नाटो की सदस्यता रद्द कर देगा वो, लेकिन नहीं की थी, याद रखिए। तीसरा गलत है, तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 जोड़े सही हैं। अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला के बारे में। हाल ही में वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति थी, तो धीरे धीरे रिकवरी हो रही है वहाँ पर। तो वेनेजुएला ने अपने आर्थिक संकट में तेज़ी से उभर लिया और अपने लोगों को अन्य देशों से भागने और प्रवास रोकने में सफल रहा है। तो ये तो गलत है, मतलब स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये तेज़ी से जब बोल दिया तो ये गलत है। तेज़ी से नहीं उभर रहा है, आराम आराम से उभर रहा है। दूसरा है कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, तो ये सही बात है,
दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला कुछ क्वेश्चन है ये कोबाल्ट के बारे में। कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉन्गो में, और हमने देखा था चिली में किस किस का होता है प्रोडक्शन। चिली में जो है लिथियम के सबसे ज़्यादा रिजर्व है, और प्रोडक्शन जो होता है कॉपर का सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। और लिथियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में होता है। कॉन्गो बेसिन में कौन सा क्षेत्र आता है? कैमरून क्षेत्र आता है। ये जब हम नॉर्मल मैपिंग करेंगे तब और अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, अगला पूछा था कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। इसका आंसर है कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन जो है इसके लिए ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन हुआ था। और ये जो कुछ क्षेत्र हैं इनको आप याद भी कर लीजिएगा कि जो मतलब पूछे गए थे और पूछे भी जा सकते हैं। जैसे कि एनातोलिया हमने पढ़ा था कि टर्की का जो एशिया वाला पार्ट है वो टर्की का है एनातोलिया, उसको एनातोलिया कहा जाता है। और जो यूरोप वाला पार्ट है उसको इस्तांबुल। अम्हारा रीजन पढ़ लिया हमने, इथोपिया। कैबो डेलगाडो ये जो है मोजाम्बिक में है, ये ध्यान रखिएगा, स्पेन में नहीं है। कैटालोनिया ये स्पेन में है, इटली में नहीं है, तो इसके 2 पेयर बस सही है। अगला है कैटालोनिया, ये स्पेन में है। क्रीमिया जो है यूक्रेन में है। मिंडानाओ जो है फिलीपींस का आइलैंड है, तो ये मिंडानाओ सही है। ठीक है, कैटालोनिया सही है, क्रीमिया गलत है, मिंडानाओ सही है। ओरोमिया जो है ये इथोपिया में, इसमें भी 2 सही हैं, 1 और 3। ठीक है, और डोनबास रीजन ये यूक्रेन का पार्ट है, तो सीरिया का नहीं है। काचिन जो है म्यांमार का पार्ट है। टिग्रे जो है ये इथोपिया का पार्ट है, इसमें जो है कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो हम आगे अप्रैल या मई में एक लेक्चर ला देंगे, उसमें जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 वीडियो में जो है पीटी के लिए इतना सफिशिएंट होगा जो प्लेसेस एंड न्यूज़ है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है ना, थैंक यू।